अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूँ किरण आफ्ताब और मैं हूँ मोहम्मद शुएब। जुमा मुबारक। लेट्स ब्रेक द पैटर्न, जैसे कि आज सलाम किरण ने किया है। इस तरह किरण, जो आज आप सोच कर आई थी या जो आपने सोच लिया था कि आज अपने उससे नया दिन का आगाज करें, प्रोग्राम का आगाज करें, तो मैं कह रहा हूँ उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस पर बात करनी है। अच्छा, अब मौजू आप मुझे देंगे? बिल्कुल, और मौजू मैं दूंगा आपको। ट्रुथ इज पावरफुल एंड इट प्रिवेल्स। आज इस पर बात करें। और ये जितना इसको अदाकारी के साथ बयान कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा मानते नहीं है। इनको भी यही लगता है मेरी तरह और किसी हद तक बहुत सारे लोगों की तरह कि सच का रास्ता ही चुनना चाहिए। सच का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, बड़े कांटे होते हैं, कई दुश्वारियां होती हैं, और क्यों ना हो सच कड़वा होता है। इसे जताना, बताना, मानना हमेशा मुश्किल रहता है। लेकिन सच की जो एक सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि अगर आपने एक बार सच बोल दिया, सिर्फ एक बार, तो फिर आपको झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता, आपको बात को बनाना नहीं पड़ता। सच एक, झूठ कई, और बात फिर भी संभलती नहीं। अफसाने में कई मोड़ आते रहते हैं, लेकिन इख्तिताम तक वो पहुंचता नहीं। सच बोलना दुनिया का आसान तरीन काम यूं भी हो जाता है, और वैसे तो सच बोल दिया जाए तो बहुत सारे मामला भी निमट जाते हैं। हमारे यहाँ आजकल ऐसा हो नहीं रहा। बड़े जो है ना आलमी पैमाने पर भी और बड़े ऊंचे ऊंचे ऐवानों में भी हम देखते हैं कि झूठ कहीं ना कहीं से घूम घाम के आ जाता है। हालांकि सच बोल देना दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। बहुत सारे लोग ये बात भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। टॉप स्टोरीज भी हम आपको दिखाते हैं। इमरान खान दुनिया के टॉप 10 मकबूल तरीन रहनुमा में शामिल। ट्विटर पर दुनिया भर के मकबूल रहनुमाओं की फहरिस्त जारी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान 94 लाख फॉलोअर्स के साथ 90वें नंबर पर मौजूद। चीन में पाकिस्तानी खवातीन के आज़ा बेचने का इंकशाफ। चीनी शहरी पाकिस्तानी लड़कियों को खरीद कर जबरदस्ती शादी करते हैं, चीन ले जाकर उनके आज़ा बेच देते हैं। कायमा कमेटी का कानून साजी का मुतालिबा। पाकिस्तान की फ़ज़ा आलूदगी के बाइस जहरीली हो गई। फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस ज़्यादा अमवात वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। दुनिया भर में एयर पॉल्यूशन से औसतन उम्र 20 माह कम हो गई। और सोशल मीडिया के बेताज बादशाह पाकिस्तान पहुंच गए। लाखों फॉलोअर्स के दिलों पर राज करने वाले शाम इदरीस और फ्रॉगी क्वीन होंगी नया दिन के मेहमान। तो ये थी नया दिन की टॉप स्टोरीज, और टॉप स्टोरी ही है आज सबसे पहले आपको देने के लिए। वजीर आजम इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान दुनिया के नवे मकबूल तरीन लीडर बन गए। और दुनिया भर में सियासतदान, तारीख, खेल, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से इरादा शुमार मुरतब करने वाली वेबसाइट द स्पेक्टेटर इंडेक्स ने ट्विटर पर दुनिया भर के मकबूल रहनुमाओं की फहरिस्त जारी की है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान 94 लाख फॉलोअर्स के साथ 90वें नंबर पर विराजमान है। जैसा किरण ने आपको बताया कि 9th नंबर उन्होंने ले लिया है। पाकिस्तान का पहला नंबर है उनके पास, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो उनके फॉलोअर्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं और किस तरीके से पजीराई मिलती है और किस तरीके से बात होती है, ये हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर इमरान खान से मुताल्लिक जब हम बात करते हैं टॉप ट्रेंड्स भी बनते हैं, लेकिन सिर्फ उनके फॉलोअर्स अब इतने बढ़ चुके हैं कि हमें बात करनी पड़ रही है इससे मुताल्लिक कि भाई इतने फॉलोअर्स कैसे बढ़ रहे हैं। जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं, सियासी जमातें तनकीद करती हैं, कभी कभी अवाम भी तनकीद करती है, क्योंकि ये कहा जाता था कि भाई हमें मौका दो, तो मौका मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले सूबाई सतह पर और अब सेंट्रल सतह पर। लेकिन क्या मामलात रहे, तनकीद भी हो रही है, साथ साथ फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सब पर करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर दाखिला और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब। सर, मुल्क में महंगाई का तूफान है, लोग परेशान भी हैं, लोग चीखते भी हैं। पेट्रोलियम प्राइस की बात करें या दीगर मामला देखें, शेख खुरनोश को देखें, लेकिन इमरान खान फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं उनके, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, यूं लगता है कि मुल्क के अंदर महंगाई का और इमरान खान साहब के फॉलोअर्स का चोली दामन का साथ है। जो महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उनकी सोशल मीडिया पे मकबूलियत भी ऊपर जा रही है।
ये दरअसल इस बात की निशानदेही करती है कि सोशल मीडिया हकीकी मकबूलियत का बैरोमीटर नहीं है। आपके पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फॉलोअरशिप बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ इंतहाई गैर मकबूल हो चुके थे, पाकिस्तान के अवाम जजेस की कैद और उनकी बरतरफी के ख़िलाफ़ उनके लिए एक बेनज़ीर या एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट चला रहे थे, तो जनरल मुशर्रफ फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा गिरदाने जाते थे। तो इसलिए सोशल मीडिया की मकबूलियत का, हकीकी अवामी मकबूलियत का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये एक साइंस है, इसके जरिए आप बढ़ा सकते हैं। ये कमेंट मरीम नवाज के लिए भी आपका सेम ही होगा, क्योंकि उनकी मकबूलियत इसी तरह ट्विटर पर बढ़ी, फेसबुक पर बढ़ी थी। देखिए, ये मैं समझता हूँ ये तमाम जो आज के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी सोशल मीडिया टीम्स होती हैं, वो प्रोफेशनली कोशिश करती हैं कि उनकी फॉलोअरशिप बढ़ाएं, उनके पैगाम को पहुँचाएँ। अभी आज जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स हैं सोशल मीडिया पे, उनमें सदर ट्रंप हैं, उनके अंदर वज़ीर आज़म मोदी हैं, उन्हीं की सफ़ में अगर वज़ीर आज़म इमरान खान भी खड़े हैं, तो ये एक फिनोमेना की इंडिकेशन भी करता है। अच्छा, चलिए ये बता दीजिए कि मुझसे कोई पूछे मैं कह देती हूँ एहसन इकबाल साहब हैं, लेकिन इस वक्त PMLN के वो कौन कौन से रहनुमा हैं जिनके लिए आप कहेंगे कि नहीं नहीं भाई ये तो हमारे सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहनुमा है? मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी तबीयत तो वैसे ख़राब है, फॉलो आप लोग उन्हीं को करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक बड़ी लाइन अप है और PMLN की यही एडवांटेज है कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में ये वाहिद सियासी जमात है कि जिसके पास एक ऐसी कोर टीम मौजूद है जिसके पास हुकूमत साजी का और बिलखसूस इकनॉमिक मैनेजमेंट का बहुत ठोस तजुर्बा है। उसमें शहबाज शरीफ साहब 10 साल पंजाब, जो कि पाकिस्तान का आधा सूबा है पूरे रकबे और आबादी के हवाले से, बहुत बड़ा सूबा है, उसके वज़ीर आला रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, उन्होंने जो डेवलपमेंट की उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना। इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने पेट्रोलियम में बहुत काम किया, फिर एज प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा काम किया। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल है, उसके बाद दीगर लोग हैं कि जो बहुत मुस्लिम लीग नून की कैबिनेट में अच्छा काम कर चुके हैं। तो हमारे पास एक ऐसी ठोस टीम है जी। और ये फरमाइएगा कि तो PMLN अपने नैरेटिव को सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, हर फोरम पर बिल्कुल ठीक से बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ा रही है, आपको ऐसा लगता है? जी, मैं समझता हूँ कि हमारे नैरेटिव बढ़ाने से ज़्यादा जो अब अमली सूरत है वो ये है कि लोग तकाबली जायज़ा कर रहे हैं। अभी आपके प्रोग्राम के शुरू में आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें सच बोलना चाहिए। कौम के साथ 21वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। एक ऐसी जमात और एक ऐसी क़यादत जिसके पास हुकूमत चलाने का एक रत्ती बराबर तजुर्बा नहीं था, उसने कौम को ये बतलाया कि हम 20 साल से 22 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। हमने टेस्ट मैच तो नहीं खेला, लेकिन हमने नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है। जब वो हुकूमत के अंदर आए तो ये पता चला कि नेट प्रैक्टिस तो दूर की बात है, उन्होंने घर के किसी सहन के अंदर भी शायद बैट बॉल पकड़ के की क्रिकेट नहीं खेली थी। मुकम्मल के मुकम्मल अनाड़ी निकले। और आज आप देखिए कि कौम तकाबुल कर रही है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई पे किस तरह काबू था, उस दौर में डेवलपमेंट की क्या रफ्तार थी, उस दौर में कारोबार लोगों के कैसे थे, उस दौर में रोजगार लोगों के कैसे थे। और अगला इलेक्शन जो पाकिस्तान का होगा जी, लेकिन जब ऐसी बात उसमें लोग जायजा लेंगे। अब तीनों जमातें टेस्टेड हैं। जायजे की बात आप कर रहे हैं, तकाबले की बात आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम ये भी देखते हैं कि जब भी तनकीद की जाती है तहरीक इंसाफ पर या इमरान खान पर, तो जवाब दिया जाता है ये माजी की हुकूमतों की वजह से हम ये भुगत रहे हैं, ये हालात उनकी वजह से हैं, वो चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी और दीगर हुकूमतें हों। लेकिन इस पर हम क्योंकि बहुत बात करते हैं, मैं सिर्फ सोशल मीडिया से मुतालिक बात करना चाहता था आपसे। और जिस तरह हम देखते हैं कि इमरान खान मकबूल तरीन अगर वहाँ पर लीडर बन रहे हैं ट्विटर पर, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा हिस्सा इसमें नून लीग का भी है? ज़ाहिर बात है, मे भी आपने फॉलो किया हो, नून लीग के वर्कर्स ने फॉलो किया, मतलब उन्होंने तो उनका तो एक फॉलो होगा ना किरण एहसन इकबाल का, लेकिन जो आपके वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत फॉलो किया होगा और इसकी वजह से इतने फॉलोअर्स बढ़ गए होंगे। ज़ाहिर ट्वीट देखनी भी है, तनकीद भी करनी है, शेयर भी करना है, बात भी करनी है।
देखिए, जो भी बंदा फ्रंट पर आता है या नुमाया होता है और पॉलिटिक्स में भी, तो एक दूसरे को फॉलो करते हैं लोग, ताकि वो बाखबर रहें कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या नैरेटिव लोगों को दे रहा है। किसी दर्जे में चंद एक लोगों ने फॉलो किया होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा फॉलोइंग उनकी अपनी पार्टी से होगी जो उनको मार्केट कर रही है। एक मार्केटिंग उनकी समझें कैंपेन जो है वो मौसर है, जिसने इतने फॉलोअर जनरेट कर दिए जैसे। लेकिन मैंने कहा कि इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। हमने बसा औकात देखा कि ऐसे रहनुमा जो सोशल मीडिया के बादशाह हैं, लेकिन जब असल मैदान और दंगल सजता है तो उसके अंदर वो चित हो जाते हैं। लेकिन असल मैदान तो इंतखाबात का मैदान था। तो सर उसमें मैदान जो था, आपको पता है ना ये इंतखाबात कैसे हुए हैं। अब तो बच्चा बच्चा जानता है। देहात के अंदर मेरे इलाके में बॉर्डर इलाका है नारोवाल शकरगढ़ का। मैं दूर अफ्तादा किसी गांव में भी जाता हूं तो वहां पे जो एक चारपाई पे 90 साल 100 साल का बूढ़ा आदमी हुक्का पी रहा होता है, वो भी मुझे सारा किस्सा सुना देता है कि ये पीटीआई कैसे जीती है, इसको किस तरह जितवाया गया है और किस तरह पीएमएलएन को आरटीएस सिस्टम से डबल मोरों को लगा के वोट रिजेक्ट करके हराया गया है। ये तो अब एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ये अब हुकूमत में आ गए हैं तो डिलीवर करके दिखाएं। और इसलिए आपने देखा कि हमारा तर्ज अमल और इनका तर्ज अमल, उसमें कितना फ़र्क है। जब इन्होंने इलेक्शन हारा तो इन्होंने चीन के सदर का दौरा नाकाम किया, CPEC के मंसूबे को 1 साल लेट किया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने धरने नहीं दिए, हमने पार्लियामेंट के अंदर आके अपना एहतजाज किया। और फिर जब एक मजहबी जमात ने मुनाफरत फैलाने की कोशिश की, मुल्क के अंदर पहिया जाम करने की कोशिश की, तो हम पीटीआई की तरह पेट्रोल के ड्रम लेके उस आग को भड़काने के लिए मैदान में नहीं उतर आए। हमने हुकूमत को कहा कि आप किसी किस्म की कोताही ना करें, हम इस सूरत हाल का फायदा नहीं उठाएंगे। तब आग नहीं लगाई, लेकिन अब बहुत तनकीद भी हो रही है और अब लोगों को लग रहा है कि जलती पर तेल वाली बात की है। कुछ दिन पहले शायद खाखान अब्बासी साहब से किसी ने कहा कि भाई इतनी महंगाई हो गई, इतने क्राइसिस है, इतना प्रॉब्लम है, क्या करें अब। तो उन्होंने कहा अब आराम है, तब्दीली आ गई, नया पाकिस्तान बन गया, और वो हंस दिए थे उस पर। हाँ, देखिए ना, ये एक बुनियादी तौर पे अगरचे एक धांधली का भी बहुत मजबूत शवाहिद मौजूद हैं कि जिनके नतीजे में पीटीआई को जितवाया गया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुआशरे में एक ये सोच पैदा की गई और एक ऐसा तबका था जो कहता था अच्छा जी दोनों को आजमा लिया, ये बेचारा 20-22 साल से लगा हुआ है, बड़ा नेक है, ईमानदार लगता है, इसको भी एक मौका दे दें। और वो बहुत सिर चढ़ के बोलते थे और बहुत सिर चढ़ के तनकीद भी करते थे। और उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो दयानतदारी के साथ, नेक नियति के साथ वाकई इस झांसे में आ गए। वो समझते थे कि पता नहीं नया पाकिस्तान क्या, एक नई तहरीक पाकिस्तान अब इमरान खान साहब के साथ होगी और एक नई जन्नत बनेगी। तो ये ज़रूरी है कि आप इन्हें इतना मौका ज़रूर दें ताकि लोगों को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाए कि ना इनके पास सलाहियत है, ना इनके पास तजुर्बा है, ना इनके पास विजन है, ना इनके पास रोड मैप है और ना ये कुछ कर सकते हैं। वगरना अगर हमने इनको कबल वक्त निकाल दिया तो ये क्या शहीद बन जाएंगे। जी हम तो अभी आसमान से तारे तोड़ के अभी पहुंच गए थे मदार तक ज़मीन के, और अब ज़मीन पे लैंड करने वाले थे, देखिए इन्होंने हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी। तो भाई आप बताएं ना, करके दिखाएं। जो वादे किए थे, मैं गैस सस्ती करूंगा, मैं बिजली सस्ती करूंगा, मैं घी सस्ती करूंगा, मैं चीनी सस्ती करूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। सही, बिल्कुल ये दावे किए गए और इन दावों से मुताल्लिक अवाम सवाल भी कर रहे हैं। छीन ली, महंगाई बदतरीन दे दी। ये अवाम भी सवाल कर रहे हैं कि जो बातें की गई, जो दावे किए गए वो कहाँ गए। ये तो सवाल अवाम भी कर रहे हैं। लेकिन सर कुछ तो अच्छा जो आपकी नजर में देखा होगा इस हुकूमत में, हमने शेल्टर होम्स भी देखे हैं, हमने फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट भी देखे हैं, बड़ी अच्छे शिफ्ट्स हैं रीजनल पॉलिसी से मुताल्लिक। कुछ तो अच्छा बहरहाल इस हुकूमत ने किया, क्रेडिट तो दीजिए। देखिए शेल्टर होम अच्छी बात है कि एक गरीब को भी बिस्तर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आप ये बताइए कि शेल्टर होम में इस वक्त मुल्क के अंदर कितने लोग रात को सोते हैं? 200 नहीं, 400 नहीं, 600 नहीं, 800 होंगे, 800 नहीं, 1000 होंगे। क्या 1000 लोगों को बिस्तर लगा के आपने मुल्क की गुर्बत का मसला हल कर दिया? आपने 1000 लोगों को तो वो टीवी कैमरा के सामने बिस्तर दे दिया, लेकिन लाखों लोगों का बिस्तर छीन लिया जिनको आपने बिस्तर से उतार के बेरोजगार करके फर्श के ऊपर फेंक दिया। सवाल यह है कि गुर्बत का खात्मा इस तरह के गिमिक्री के साथ नहीं होता। गुर्बत का खात्मा मईशत की तरक्की से होता है, मईशत की ग्रोथ रेट को आगे ले जाकर होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करके होता है।
एक तरफ आपने इकॉनमी क्रैश कर दी, उसकी ग्रोथ रेट 6% से 3.5% पे आ गई। आपने डेवलपमेंट बजट आधा स्लैश कर दिया, जिससे 8 लाख 6 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। इसी तरह आपने महंगाई इस कदर कर दी कि जिस बंदे की 15, 18, 20 हज़ार तनख्वाह है, वो कहाँ से खर्चे पूरा करेगा? ना किराया पूरा कर सकता है, ना दवाई पूरी कर सकता है, ना रोज़ की सब्जी हांडी पूरी कर सकता है, ना बच्चों की फीस अदा कर सकता है। तो ये 800 लोगों को, 600 लोगों को आपने बिस्तर लगा दिए, कैमरे के आगे आके वाह वाह करा ली, लेकिन वो लाखों लोग जिनको आपने गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है, जिन तक आपके टीवी का कैमरा नहीं पहुंच सकता, जो देहातों के अंदर रहते हैं, जो मोहल्लों में रहते हैं, जो शहर की मुजाफाती आबादियों में रहते हैं, जो शहरों के बीच में भी रहते हैं, उनकी जिंदगी का जो जहर घोला है, उसका क्या मतलब है? तल्ख हक़ाइक़ हैं, बिल्कुल तल्ख हक़ाइक़ हैं। बहुत ऐसी सूरत हाल है ये कि क्या कहा जाए। सोचा हम दोनों ने, मैंने और शुएब ने, ये था कि हम कुछ गैर सियासी गुफ्तगू भी करेंगे आपसे, लेकिन चलिए इस बात को किसी और मौके पर उठा रखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने नया दिन को वक्त दिया, आपने तबसरा किया बहुत सारे मामलात के ऊपर। बहरहाल सोशल मीडिया पर टॉप कर एक मामला है, और इसके अलावा ऐसी पॉलिसीज़ बनाना कि जो अवाम दोस्त हों, ये भी एक अलग मामला है। 30 साल से जो कुछ हो रहा है, क्या इन 5 सालों में ये ही होगा? हमारा सवाल तो बस इतना था। तो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक कि कुछ अच्छा होगा। और जिस तरह एहसन साहब साथ थे, हम चाह रहे थे, ये भी बात भी करते कि अगर आप ये कहते हैं कि गुर्बत का खात्मा करना है, जो दूसरी जमातें भी कहती हैं, तो लेट्स सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट पॉवर्टी, तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन सिर्फ पॉवर्टी नहीं कर, बहुत से मसाइल ऐसे जिनमें हम सबको साथ बैठना चाहिए और उसकी बात करनी चाहिए, जैसे कि मनशियात का मसला, वो चाहे कराची का हो, यूनिवर्सिटीज़ का हो, किसी और शहर का हो, इस पर हम सबको साथ बैठना चाहिए ताकि इसको हल किया जाए, इस मसले को। और इस मसले को देखने के लिए इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कराची में इस सिलसिले में क्या बात हुई, ज़रा अब आपको बताते हैं। कराची पुलिस चीफ ये कह रहे हैं कि शहर में मनशियात का जो ये कारोबार है, इसके खिलाफ क्रैक डाउन जब किया तो बहुत कुछ मालूम हुआ। जो अहम तरीन बात उन्होंने बताई वो ये थी कि नौजवानों और शोबिस शख्सियात में नशे का रुझान ज्यादा पाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये नशा अगर नहीं मिलता नौजवानों को तो वो जराइम की तरफ मबजूल हो जाते हैं। क्या उनका कहना था, आपको सुनवाते हैं, फिर मजीद इसी पर बात भी करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना, ड्रग्स की बात है ना, 3 किस्म की एस्पेक्ट्स है ना। एक है सप्लाई लाइन कि ड्रग्स आ कहाँ से रही है, पुलिस कैन कट देम आउट। दूसरा है डिमांड को रिड्यूस मैंने कौन कर रहा है, डिमांड किस किस की, यंगस्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ठीक है ना, ये इसको मैंने डिमांड को कर्टेल कैसे करना है। क्यों बेटे कर रहे हो ड्रग्स, किसने लगाया? दोस्तों ने। असला कहाँ से आया? जहाँ से ड्रग्स लेते हैं उन्होंने दिया है। क्यों? तो जब पैसे ख़त्म हो जाए, वो कहते कुछ करके आओ तो फिर मिलेगा नशा। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने कहा है कि नौजवान और फिल्म स्टार्स में नशे का रुझान ज़्यादा है, और अगर नशा नहीं मिलता तो जिस तरह उन्होंने कहा कि नौजवान जराइम की तरफ मबजूल हो जाते हैं, उस तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मारूफ अदाकार हैं अली सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। आज जानना चाह रहे हैं आपसे, इस तरह की जब बात की जाती है कि नौजवान नस्ल चलेंगे तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कहा जाए कि अदाकार इस्तेमाल करें मनशियात, इस पर क्या रिस्पॉन्स देंगे आप? क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग बैठते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, क्या ऐसा मामला है जिसकी तरफ इशारा किया है पुलिस चीफ ने कराची के? जी, अस्सलाम वालेकुम शुएब और किरण, आप दोनों को वेरी गुड डे टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये स्टेटमेंट सुनकर, और मेरे ख्याल में एक पुलिस चीफ की तरफ से इस किस्म का जो गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है। मैं इसकी भरपूर मुखालफत भी करता हूँ इस बयान की और इस सोच की। मैं समझता हूँ ये सोच, ये आईनादार है हमारे मुल्क के अंदर जो कल्चर बन चुका है कि हम अपनी कमियाँ, अपने गुनाह, अपनी नाअहलियाँ जो हैं उनको छुपाने के लिए किसी को स्केप गोट बनाते हैं और किसी के ऊपर अपना मलबा डाल देते हैं अपनी नाअहलियों का। तो ये बिल्कुल अक्कासी करता है उसी सोच की जो ये स्टेटमेंट आई है कराची पुलिस चीफ अमीर शेख की तरफ से। और चूंकि अब मफरूज़ों पर बात हो रही है, जैसे उन्होंने कहा कि फिल्म स्टार्स करते हैं, ये तो ब्लैंकेट सी बात हो गई, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि हो सकता है उस वक्त वो किसी नशे की हालत में हो जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, क्योंकि कोई जिम्मेदार आदमी इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकता मेरी नज़र में। अच्छा, अब ये फरमाइएगा, इस बात को ज़ाइल किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। मुख्तलिफ ड्राइव्स होती हैं, पैगामात दिए जाते हैं, सोशल मीडिया का इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फ़नकार बिरादरी है, अगर नौजवानों को नशे से दूर रहने का पैगाम दे, पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट ना पिए, उनकी छोटी छोटी वीडियोस वायरल ना हो, तो इससे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ऐसा किया नहीं जा सकता क्या?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मामला है ना उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि सस्ती शोहरत के लिए सबसे आसान जो टारगेट हैं वो शोबिज़ पर्सनालिटीज़ होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अदाकारों के और शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ के कंधे के ऊपर चढ़कर, उनके कंधों पर चढ़ के अपना कद बड़ा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये सोच गलत है। आपको ऐसे काम करने चाहिए, ऐसी अपनी जो आपकी जॉब है उसको इतने भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए अपने फ़राइज़ को कि आपकी इज़्ज़त उन वजूहात पर हो और आप मशहूर भी हों, लेकिन आप सस्ती शोहरत के पीछे ना जाएं। तो दूसरी बात जब आपने मुझसे की कि नौजवानों के हवाले से, तो मैं यकीनन अपने हवाले से भी और जितने हमारे दोस्त साथी हैं शोबिज़ से वाबस्ता, मैं तमाम लोगों की तरफ से स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि हम सब जो हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं। कितना ही अच्छा होता कि अगर ये पुलिस चीफ साहब को अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन थी क्रेडिबल, या उनको कोई इस तरह का इबाम था या कोई शक था कि जी इसमें शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ की वजह से मनशियात का ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है, तो वो किसी हमारे बॉडी से रब्ता करते और हमसे पूछते, हमसे कोई मीटिंग बुलाते, कोई हमसे डिस्कशन करते, कोई पूछते, कोई लाहे अमल कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करते कि किस तरह हम इसका सद्देबाब कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने मीडिया में एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मकसद ये है कि शायद पुलिस चीफ साहब को नज़र नहीं आया कि इस वक्त मुल्क के अंदर बेरोज़गारी कितनी आम है, कितने सारे क्वालिफाइड यूथ जो हैं वो डिग्रियां लेकर बेरोज़गार फिर रहे हैं। उनको शायद नज़र नहीं आया कि मुल्क के अंदर एक महंगाई का जी बहुत सारे लोगों का कारोबार बंद हुआ है, रोजगार छिना है, उसके बाद भी इस सब पे फर्क पड़ता है बिल्कुल इन आदाद शुमार पे। बिल्कुल, और महंगाई का एक तूफान है मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर एक तरफ जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। तो अगर वो जराइम का मलबा जो है वो इस पे डाल रहे हैं कि जी वो अदाकार फैशनेबल ड्रग्स करते हैं और उसकी वजह से जिसको ड्रग नहीं मिलती तो वो मुजरिम बन जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं तो खुद कराची पुलिस की जो रवैये हैं और जो उनकी सोच है उसका बहुत करीबी विटनेस हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं इस वक्त हाई कोर्ट ऑफ सिंध के अंदर हूं। इंसिडेंट हुआ था अली, हम चाहेंगे वो जरूर आप शेयर करें, क्लियर करें, क्योंकि शायद शूटिंग थी उस दौरान छापा मारा गया। मैं उसी इंसिडेंट पर आ रहा हूं। मैं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में हूं और मैंने पुलिस को वहां पर सिंध हाई कोर्ट में जो है उनके ऊपर मुकदमा पिटिशन फाइल की हुई है। वो इस वक्त उसकी समाअत चल रही है। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट टू मच ऑन इट। लेकिन जिस तरह वो मेरे कमरे में रात 12 बजे के बाद घुसे बगैर किसी वारंट के, सादा कपड़ों में मलबूस, ये जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक आर्टिकल 9 ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिग्निटी ऑफ मैन गारंटी करता है। हमारा जो इस्लाम है, हमारा मजहब, वो चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है, जितना उसके ऊपर जोर हमारे मजहब में दिया गया शायद किसी और मजहब में नहीं दिया गया। तो वो हर तरह से मजहबी तौर पे भी, पाकिस्तान की कानूनी तौर पे भी मेरे खिलाफ जिस तरह वो घुसे और मेरी किरदार कशी हुई, वो तो खैर मामला चूंकि सिंध हाई कोर्ट में है, लेकिन सिंध पुलिस की जो कारकर्दगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम सब जानते हैं अभी कुछ दिन पहले साहिल समंदर पे जो वाकया हुआ, उससे पहले जिस तरह ख्वाजा सराओं को ये लोग और मुख्तलिफ तबकात को जिस तरह ये एक्सटॉर्ट करते हैं लोगों से मनी, इनका पैसे, इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये सोचते हैं कि जो आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए डर जाएगा और इनके प्रेशर में आ जाएगा और उनको 10,000, 15,000, 20,000 जो भी वो उससे रिश्वत ले सकेंगे तो वो ले लेंगे। तो ये उस मेंटालिटी के तौर पे ये ऑपरेट करते हैं। दूसरी बात मैं जो बहुत अहम करने वाला हूं वो ये है कि मैं हल्फन और मैं बिल्कुल इस वक्त होशो हवास में बात कर रहा हूं कि कराची के अंदर जराइम ना होते अगर उनकी सरपरस्ती पुलिस वाले ना कर रहे होते। मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे पहले जरूरत है कि आप अपने अंदर जो आपके काली भेड़ें छुपी हुई हैं इस महकमे के अंदर, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। जो जराइम पेशा अनासिर, फिर मोहल्ले पर इल्जाम लगाए। अब आप तो फिर मोहल्ले पे इल्जाम लगाइए। ठीक है, नादिया हुसैन भी हमको ज्वाइन कर चुकी है, उनसे बात करते हैं। नादिया, अली सलीम तो कहते हैं कि ये पुलिस का रिवायती रवैया है, इनकी सरपरस्ती है, इसीलिए नशे का रुझान है। अब ये जो पुलिस चीफ साहब की बात है, इस पर आप क्या कहेंगी? क्या वाकई ऐसा होता है? शोबिस के सितारे इनकी वजह से नशे का रुझान है, ये फरोग पा रहा है? नहीं जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि जी सिर्फ शोबिस की ही इंडस्ट्री में जो है वो लोग नशा करते हैं। मैं अपने बच्चों के स्कूलों में जो है वो ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं और बहुत वेल ऑफ फैमिलीज के बच्चे हैं जिनको नशे की एक्सेसिबिलिटी है। सो ये कहना जो है वो गलत है कि सिर्फ फिल्म और मीडिया के जो लोग हैं वो नशा ज़्यादा करते हैं। जिनके पास जो है वो पैसे की एक्सेसिबिलिटी है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, डेफिनेटली दे हैव मोर
मोर एक्सेस टू ड्रग्स एंड शायद वो ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रॉम ड्रग्स। सो ये कहना गलत है कि जी सिर्फ फिल्म और मीडिया के जो लोग हैं वो नशे में ज़्यादा मुलव्वस होते हैं। आई वुड से कि कोई भी इस बुरी आदत में पड़ सकता है इफ़ दे हैव एक्सेस टू मनी। नादिया, आप कमेंट आपका आ गया। अली, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। नादिया की बात आप भी सुन रहे हैं, वो कहते हैं पॉलिटिशियंस के बच्चे भी नशा करते हैं। ये तो खैर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की बात है कि आप कह दें कि पुलिस वाले करते हैं, वो कह दें कि पॉलिटिशियंस के बच्चे करते हैं। हम जानना ही चाह रहे हैं कि एक जनरली ये तासुर पाया जाता है इंडस्ट्री को लेकर, यानी शोबिज़ इंडस्ट्री को लेकर, कि यहाँ ग्लैमर है, यहाँ पार्टीज़ हैं, यहाँ की जो गैदरिंग्स हैं उसमें नशा होता है, उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। कुछ परसेंटेज है, बहरहाल कोई ऐसी पार्टी होती है जहाँ पर वाकई ऐसा होता हो, या सारा मफरूज़ा है, सारी स्पेकुलेशन? कोई तो आपकी सफ़ों में भी होगा। देखिए, बात पहली तो ये है कि मेरे ख्याल में हमारी जो कौम का अलमिया रहा है ना, वो ये रहा है कि हम में से किसी के अंदर सच बोलने की ताकत नहीं है और हम लोग एतराफ़ नहीं करना चाहते अपनी बुराइयों का। मैं समझता हूँ कि यकीनन मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि बेशक पार्टीज़ होती हैं और वो दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट जो शो बिज़नेस है उसका एक हिस्सा है। वो एक यू नो दैट्स वेयर यू मीट पीपल, दैट्स वेयर यू सोशलाइज, दैट्स वेयर यू थिंक आइडियाज़, यू डेवलप फ्रेंडशिप्स, व्हाटएवर। और पूरी दुनिया में ये होता है, लेकिन उन पार्टीज के अंदर अंडर एज बच्चे नहीं होते हैं। और इस वक्त जो मसला है ड्रग्स का, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब 14-14 साल के, 15-15 साल के बच्चे इस मुल्क के अंदर जिनके जहन अभी तक डेवलप नहीं हुए, जिनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि जो हम चॉइसेस आज द चॉइसेस दैट वी आर मेकिंग टुडे, इनका लॉन्ग रन में हमारी ज़िंदगी पे क्या असर मुरतब होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त, और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि हम लोग, ये हमारा जो नेशनल कल्चर बन गया है कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं। खुदारा, एक दूसरे की बुराई करने से मुल्क, हमारा माशरा नहीं सुधरेगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम सबको एक मिलकर एक ऐसी सोच और एक ऐसा लाहे अमल बनाना पड़ेगा जिससे हम अपनी जो आने वाली नस्लें हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं और ये बच्चे हम सबके बच्चे हैं। बिल्कुल मिलकर तो हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हम बच्चों के अंदर ये जो रुझान बढ़ रहा है और सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं, किया जाएगा, हर इंडस्ट्री में रुकना चाहिए। जिस तरह आपने खुद भी कहा कुछ काली भेड़ें हैं, आपने ये जिक्र किया कि पुलिस में भी ऐसी काली भेड़ें होती हैं। सबको मिलकर चलना होगा। अगर पुलिस को लगता है कि कोई यहाँ से मुलव्वस है तो वो लोकेट करें, वो आइडेंटिफाई करें। इसी तरह अगर आपको मालूम है तो आप भी पुलिस को बताएं। जब सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो फिर ही इसका खात्मा होगा। अली, बहुत शुक्रिया, साथ अब मौजूद रहिए, आपने भी साथ दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। भाई मामला सिर्फ यहीं रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। खबरें, मौज़ूआत आपके लिए बहुत है। शाम की बात करें? शाम की बात सुबह करें? सुबह करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे। गुड इवनिंग। और इवनिंग क्योंकि हमने शाम की बात करनी है, आपसे हमने कहा था कि हम शाम की बात करेंगे। मजाकिया वीडियोस को देसी तड़का लगाया और लाखों दिलों पर राज किया सोशल मीडिया स्टार शाम इदरीस और फ्रॉगी क्वीन। इनकी मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इनकी वीडियोस लाखों लोग देखते हैं। शादी हो, झगड़ा हो, एक्सीडेंट हो, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। आजकल दोनों है कहाँ? पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। वाओ, तो सिर्फ शाम की नहीं, सहर की बात भी होगी भाई। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाम और सहर, यानी शाम इदरीस और फ्रॉगी क्वीन। सबसे पहले तो आपको कहेंगे शादी मुबारक। शादी मुबारक। कुछ टाइम तो हो गया, लेकिन चलें क्योंकि अभी आप आए हैं इस्लामाबाद। वालेकुम अस्सलाम, होप यू डूइंग ग्रेट टुडे। We're doing fine. How are you? That's good. We're doing great too. जानना चाह रहे हैं आपसे, इतना अच्छा, इतना प्यारा कपल, और जब हम पहले वीडियोस देखते थे तो बहुत से लोग भी कहते थे कि या तो आप इरादा रखते हैं शादी करने का या आप ऑलरेडी कपल हैं। इतने अरसे बाद ख्याल आया कि लेट्स बी टुगेदर। समझने में इतने जमाने क्यों लगे? ज्यादा लोग हमेशा शुरू से यही कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने कोई शादी छुपाई हुई है, आप लोग ऐसी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं बिल्कुल कपल की। लेकिन अब पब्लिकली हो गई है, सो अब लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं, ठीक है। एक्टिंग लोगों के मशवरे पर शादी कर ली या थोड़ा सा था शुरू से ना कि नहीं ये शहर मेरी है? नहीं, आई गेस जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है कि ऑब्वियसली आप किसी के साथ इतना काम अगर करें और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो लाइकिंग तो होती है। लेकिन ऑफिशियली फिर दिसंबर 31 को हमारा निकाह हुआ है और इंशाल्लाह रुखसती जो है वो इस साल होगी, होपफुली सितंबर, अराउंड सितंबर टाइम। निकाह मींस शादी। साथ वैसे भी आप लोग जितना एक्ट कर रहे हैं वो शादीशुदा जिंदगी हमें तो लगती है कि बहुत मजे की वीडियोस। एक जो नटखट सा शौहर और जिस तरह एक
शकी बेगम होती है ना, वो आप एक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। Oh my God, no way. सारे लोग अब यही कहते हैं कि शादी के बाद इज इट बिकम रियलिटी, जैसे आप लोग वीडियो में कहते थे। मैंने कहा वो तो टाइम के वापस चलेगा। What? नहीं, मैं तो पूछने लगा था सहर आपसे कि क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि शाम ऐसी कोई हरकत करें कि आप कहें ओ क्यूट, नहीं जी। शो क्यूट। No, 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 no. इस तरह का कुछ नहीं होता। फिर क्या होता एक्चुअली ये है? जो आइडियाज सारे आए थे, आइडियाज जो सारे आए थे, मैं सबसे यंगेस्ट भाई हूँ, 6 भाइयों का सबसे यंगेस्ट, और मेरे बाकी सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं। तो उन लोगों को देख देख के एक दफ़ा फनी स्टोरी है, क्योंकि मैं बैठा हुआ था और भाई घर आए और भाभी कहती हैं आप आ गए। मैंने कहा ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, आप आ गए, लेकिन ये सारे कहते हैं। मैंने कहा इस पर वीडियो होनी चाहिए, तो वो वीडियो बनाई और आई थिंक 20 मिलियन। हाँ जी, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। तो ये रियल लाइफ में मुख्तलिफ है उन वीडियो से, ये जितना फॉलोअर्स आप लोगों के आपको जानते हैं उससे। सर आप बताएं। I think so, yes. बिल्कुल इस तरह नहीं है। In real life it's different, but अगर आपकी 15-20 साल शादी हो गई है तो फिर शायद we can think. नहीं, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर काफ़ी सारे अमेजिंग यूनिवर्सिटी और टीचर्स वगैरह थे। तो उनको जब मैं कह रहा था, मैंने कहा मैं अपनी वीडियोस में ये सारे आइडियाज थोड़े एग्जैजुरेट करता हूँ। वो सब कहते हैं एग्जैजुरेट नहीं, बीवियाँ ऐसा ही करती हैं हमारे साथ। आई सेकंड यू ऑन दैट, ट्रस्ट मी। नहीं ना सर, एक पेज पर है। ऐसा नहीं होता। हाँ, बेगमात तो यही कहती हैं, शौहरों से पूछो तब मालूम होगा कि होता क्या है। अच्छा, एनीवेज किरण, आपको पता है कि ये अभी आए हुए हैं पाकिस्तान, तो इन्होंने सफर भी किया रिक्शे में। आपने किया वैसे रिक्शे में सफर किरण? मैंने किया, बिल्कुल किया, बहुत शौक से। हवादार सवारी और शहर ने भी किया। तो जरा हम पहले दिखाते हैं वो सफर, फिर बात भी करते हैं। Oh my God. सर ये तो मैंने भी नहीं किया। मैंने रिक्शा चलाया नहीं, पीछे बैठ के सफर किया। ये बताए कितने लोगों को जख्मी किया आपने? किसी को चोट तो नहीं लगी? वो बेचारा शौहर कह तो रहा है, हटो बच्चों। अच्छा सर, फ्रॉगी नाम, हटो, मैं ब्रेक नहीं मार सकती। ब्रेक नहीं मार सकती। ये फ्रॉगी क्वीन क्या, ये नाम क्यों चूज किया आपने? ये इनसे आप पूछें प्लीज। ये हुआ ये था एक्चुअली, एक दफा जब हम लोगों ने नया काम शुरू किया था, इन्होंने ग्रीन पहना हुआ था। एक्चुअली आज तुम स्टोरी सुनाओ। अच्छा, तो एक दिन मैंने पहना हुआ था ग्रीन, ओके, एंड इट वाज रियली ब्राइट ग्रीन, और इन्होंने मुझे देखा और बोला कि तुम मेंढक लग रही हो। तोता भी कह सकते थे। मेंढक तो मेल होता है। मेल होता है, फीमेल नहीं होता। तो उन्होंने कहा तुम फ्रॉगी लग रही हो, क्योंकि फ्रॉग इज लाइक मेल, राइट? तो मैंने कहा फ्रॉगी तो मैं नहीं लग रही, राइट? तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा इनको कि आइंदा आप मुझे फ्रॉगी ना बुलाना, राइट? तो इन्होंने कहा कि मैं एक स्नैप लगाता हूँ, पूरी दुनिया तुम्हें फ्रॉगी बोलेगी। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो एक स्नैप लगाई और आज क्वीन मेंढक बन गई हूँ मैं। This was good, क्वीन मेंढक या मेंढक क्वीन। मेंढक को खुश हो गए होंगे ना, वाओ इतने मशहूर हो गए हैं। मेंढकों की, लेकिन यूनिक नाम है, देखो फ्रॉगी यूनिक नाम है, कोई फ्रॉगी अब देखे तो। अब ऑनेस्टली कोई मुझे अपने नाम से भी बुलाता है ना, तो इट्स लाइक अ लिटिल वियर्ड। फिर हम आपको सैर ना कहें, फ्रॉगी कहें? जो मर्जी आपको चाहिए। अच्छा, मैं चाह रहा था कुछ थोड़ा सा तनकीद भी कर लेते, क्योंकि होती है, उस पर बात भी करनी चाहिए। आई एम श्योर आप बड़ा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स भी मैं देंगे। जो वीडियोस बल्कि आपके यहाँ शादी से पहले यानी निकाह से पहले प्रपोज करने वाली वीडियोस पे लोगों ने बड़ी तनकीद की कि भाई ये प्रपोज करना या शादी करना या इनकार करना निजी मामला है, बिल्कुल पर्सनल मामला है, इस पर इतनी वीडियोस बनाने की मुसीबत क्या है, अपनी पर्सनल लाइफ अपने सामने क्यों रख रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं कि लेट्स एंड इट, लेट्स स्टॉप इट, बट आगे से रिएक्शन कभी फ्रॉगी का और कभी शाम का। व्हाई डिड यू डू दैट? चक्कर ये कि काफ़ी लोग रियलाइज नहीं करते, हम लोग डेली व्लॉग्स करते हैं, तो आप डेली व्लॉग्स के अंदर जब आप कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ आप चाहें या ना चाहें आ ही जाती है, क्योंकि आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में जब व्लॉगिंग करें, क्योंकि हम लोग के 2 चैनल्स हैं। एक तो है जिसके अंदर ऑब्वियसली आप वो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, वो हफ्ते में एक दफ़ा आती हैं, लेकिन आप जब एक रोज़ एक चीज़ अपलोड कर रहे हैं, आप जितना मर्जी उसको छुपाना चाहें उसमें चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, और जब कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं फिर आपको उनको एक्सप्लेन भी करना होता है। इसीलिए जब हमारा एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ था तो लोग कह रहे थे कि ओ ये वीडियो देखो, एक्सीडेंट पे कैसे उसने वीडियो बना दी, क्योंकि लोग कभी कभी ये समझते नहीं है कि रोज़ कैमरा उठा उठा के आप यूज्ड हो जाते हैं
और वो आपकी सेकंड नेचर ऑलमोस्ट हो जाती है कि आपने कैमरा उठा के व्लॉगिंग कर रहे हैं, सो उसके अंदर पर्सनल चीजें कभी कभी आ जाती हैं, चाहे हम हालांकि काफी चीजें नहीं भी डालते हैं लेकिन आ कभी जाती दिल भी नहीं करता, but it's just there. ये बताएं, इतना ही टेंशन था जितना लोगों को दिखाई दिया, इतने ही आंसू, इतना ही ड्रामा, इतनी ही इंटेंसिटी थी? यानी शाम सो नहीं पा रहा और फ्रॉगी रोए जा रही है। नहीं, मैंने लोगों को हमेशा ये बात करता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा जो एक्सीडेंट भी होता है कि यार ये एक्सीडेंट की वीडियो तुमने डाली है। मैंने कहा अगर देखो, अगर एक्सीडेंट की वीडियो वो ना डली होती तो अगर वो लोगों को हमने बताया होता कि वो एक्सीडेंट हो गया तो लोग फिर वो कहते प्रूफ किधर है, एक्सीडेंट दिखाओ, प्रूफ किधर है। तो यू नो, सो कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाती है। ब्लेसिंग इज डिस्गाइज। चलिए, तो आपने एक्सीडेंट की बात कर ली, मैं तो स्पेसिफिकली वो रोने वाली बात वीडियोस की, जो प्रपोज के बाद वाली वीडियोस थी उन पर कमेंट चाह रहा था कि फ्रॉगी वाकई इतना रोती हैं, रियली भी इतना रोती हैं? मैं रोती नहीं हूँ, it was just honestly उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, राइट? तो when I made that video और वो मैंने चढ़ा दी, उसके बाद like a few weeks later मैंने उतार भी दी। मुझे यकीन है ये उतारी क्यों? सब ये कहीं रिएक्शन की वजह से? नहीं, वो एक्चुअली वीडियो तो काफी पॉजिटिवली ली गई थी, ऑडियंस कहते हैं कि हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एंड लाइक्स एज वेल, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप फीडबैक को पॉजिटिव लेते हैं। आई लाइक इट। इनको मैंने कहा था कि आई थिंक लाइक जस्ट रिमूव दैट वीडियो बिकॉज यू नो हैविंग एन इमेज जिसके अंदर आप ऑब्वियसली थोड़ा रो रहे हैं, वो इट्स नॉट गुड टू हैव इट। तो कभी कभी अगर आपने इससे अपलोड कर भी दिया तो इट्स बेटर कि आप उसको रिमूव कर दें। शाम, ये बताइए, फीडबैक पॉजिटिव लेना और फीडबैक को सीरियस लेना, मुझे ये बातें बिल्कुल दोनों अलग अलग लगती हैं। आपको भी ऐसे ही लगता है? पॉजिटिव तो ले लिया लेकिन उस पर सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आई मीन आप देखें ना, कोई भी आप काम करेंगे उसके अंदर पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी, लेकिन आपको सिर्फ देखना है कि अगर आपकी पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा है तो देन यू प्रोसीड विद इट, और अगर नेगेटिव फीडबैक ज्यादा है तो फिर आप देखें आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो उसके अंदर कभी कभी ऑब्वियसली हम लोग भी हमेशा वही कहते हैं कि गलतियां हमसे भी होती हैं, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, हम भी ह्यूमंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली एवरी सिंगल डे वी ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। सोशल मीडिया लेकिन ज्यादा जालिम है, वो गलती ना की हो तो उसको गलती बना भी देते हैं, और गलती के ऊपर माफी का कोई वहां पर चलन भी नहीं है। इसको कैसे आप फिर देखते हैं, इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? अभी अब तो ऑब्वियसली थोड़ा सा यूज्ड हो गए, बहुत यूज्ड हो गए। बिल्कुल, हमारी थिक स्किन हो गई है ऑनेस्टली, लाइक एवरी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म इज गुड क्रिटिसिज्म। बट और ऊपर से मजे की बात ये है ना कि आप देखिए, जब आप लोग जी मैं कह रहा था कि मजे की बात ये है कि आप जब अभी भी हम लोग जब से पाकिस्तान आए हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो जितने भी लोगों से मिले हैं अभी तक तो सिर्फ प्यार दिखा रहे हैं, हग्स दिखा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था कि यार जो कंप्यूटर के पीछे बैठ के कभी नेगेटिव कमेंट करते हैं वो लोग हैं किधर? आप तो अपने हैं, वैसे तो पाकिस्तान सबके लिए बड़ा प्यारा है। फ्रॉगी, आपने एक ट्वीट की थी, आपको याद होगा, उस पर बहुत आपको तनकीद का सामना करना पड़ा जब आपने पाकिस्तानी और उसके साथ जो आपने वर्ड अटैच किया उस पर बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा था। आपको याद तो है? आपको हाँ जी, लेकिन वो जो बात हुई थी वो you know, things happen in life that sometimes you don't. It's very good कि आप एडमिट करते हैं कि यार ये गलती हो गई, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि शाम के कुछ आपने YouTube से मुताल्लिक के कुछ वर्ड्स आपने बैन किए हुए हैं, फेक, ड्रामा, ऐसे वर्ड्स बैन किए, ऐसे ये सच है या ये एग्जैजरेशन है? नहीं, मैंने एक्चुअली पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया था। मैंने कहा ये सब चीजें मैंने वाकई बैन की हुई थी, क्योंकि होता है ना कि आप देखिए, आप जो आपके न्यू ऑडियंस होते हैं, हर रोज आपको नए लोग भी आके देख रहे होते हैं। सबसे पहले वो कमेंट में देखिए, अगर कई लोगों ने कुछ लोगों ने अपनी मुहिम बनाई होती है ना, जैसे अगर आप देखेंगे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, किसी ने वीडियो देखी ही नहीं, लेकिन वो बस 20-25 लोग हैं जाके फौरन डिसलाइक कर देते हैं, फिर वही कमेंट्स भी वही करते हैं। तो अगर आप नए ऑडियंस आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो उनका पहले से माइंड सेट हो जाता है वीडियो देखे बगैर ही। तो मैं चाहता हूँ कोई भी बंदा जो नया आए वो वीडियो को देखे, ओपन माइंडेड, एक दफा वीडियो देखे, फिर खुद डिसाइड करे। ये टाइम किसके पास है? वो तो एक क्लिप होता है या एक एपिसोड होता है, उसको देखने की जहमत भी नहीं करनी, वहीं से वो उठा के शेयर किया और साथ में जो कमेंट था उसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया। ये भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतना वक्त भी नहीं निकालते जालिम। वही तो चक्कर है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो देखे वो ओपन माइंडेड देखे, और इसी तरह अगर आप वो जो नए ऑडियंस आते हैं वीडियोस देखते हैं, फिर वो एंजॉय भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। ऑल राइट। और हम ये भी देखते हैं कि दो बूम मिले आपके सोशल मीडिया चैनल को। एक जैद अली के स्टार्ट, जब आपकी बहुत वीडियो जैद के साथ थी, और फिर फ्रॉगी की एंट्री। तो आप कैसे देखते हैं इसको? बेसिकली काफी लोग ये भी सोचते हैं ना कि मैंने काफी सारी वीडियो जैद के साथ बनाई थी। एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट बिल्कुल आपस में सिमिलर किया था। पहले हम लोग कॉमेडी की वीडियोस बनाते थे फेसबुक के ऊपर। उस वक्त आई थिंक उसकी स्पेशलिटी थी फॉर
ब्राउन मॉम्स और डैड, हम लोगों ने शुरू किया था देसी मैरिज प्रॉब्लम। जी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि हम सब पाकिस्तानी, जो मैं मैसेज एक्चुअली लेके आया पाकिस्तान, टुगेदर फॉर पाकिस्तान, इसलिए यहाँ पर लोकल यूट्यूबर से मैं कोलैबोरेट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हम दुनिया को दिखाएं कि सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आर यूनाइटेड एंड वन। या एक दूसरे को वो खींचते नहीं है, यू नो, कि यू डोंट डू बेटर देन मी। लेट्स वर्क टुगेदर इंशाल्लाह। वर्क टुगेदर इंशाल्लाह। और मैं जानना चाह रहा था आपसे, जिस तरह इतनी अच्छी आप एक्टिंग वहां पर करते हैं, और शाम आपकी वीडियोस में और लड़कियां भी देखी हमने, एक लड़की मुझे नाम तो याद नहीं, उसको तो ड्रामे में काम भी मिला पाकिस्तान में, तो आप लोगों को भी ऐसे कोई ऑफर है, ऐसा कोई इरादा है? और वैसे तो आजकल मोबाइल पर भी फिल्म बन जाती है, आप बना लेंगे क्या? काफी ऑफर्स तो आई हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने अब सोशल मीडिया से ट्रांजिशन करनी है किसी भी और मीडिया की तरफ, so we want to make sure कि it's a good role, something that fits. Yeah, something that works. इंशाल्लाह। और इस्लामाबाद ही रहना है, कराची आने का प्लान नहीं है? अभी इस दफा मैं पूरे पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा हूँ, एक्चुअली इसीलिए इसी मुहिम के साथ आया हूँ जो हम लोगों ने शुरू किया, टुगेदर फॉर पाकिस्तान। पहली वीडियो मैंने रिलीज भी कर दी है। आप सिर्फ इस्लामाबाद में हैं, तो और कहाँ जा रहे हैं? कल मैंने इस्लामाबाद वाली वीडियो तो बहरहाल देखी आपकी, उस पर बाद में कमेंट लूंगा, पहले बताएं और कहाँ जा रहे हैं? आप इंशाल्लाह लाहौर भी जाऊंगा, उसके बाद हमारा प्लान है गिलगित, उसके बाद केपी के, थल्ले नहीं आना, कराची नहीं आना, सिंध नहीं देखना। नहीं, सिंध का भी प्लान है। एक्चुअली काफी लोगों को पता नहीं है, जो मैं एक्सपोज अभी करने लगा हूँ, कि शहर जो है हाफ सिंधी है। वाओ। या माय डैड इज फ्रॉम, तो यहाँ आना बनता है भाई, आना बनता है। इंशाल्लाह आएंगे। ओके। अभी शहर को सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि तुमने सिंध आना है, सारा फैमिली को मिल के जाना है। वाओ ग्रेट, फिर तो जरूर आना चाहिए, कराची जाइएगा। अच्छा शाम, कल आपने जो वीडियो अपलोड की इस्लामाबाद से मुतालिक, जनरली क्योंकि अब जब हम पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करते हैं, व्लॉगर्स भी पाकिस्तान आते हैं, इंटरनेशनल व्लॉगर्स भी आते हैं, तो पाकिस्तान की वो ब्यूटी दिखाते हैं जो किसी ने नहीं देखी होती। फॉर एग्जांपल बलोचिस्तान या हिंगोल नेशनल पार्क, या फॉर दैट मैटर नॉर्थ। आप इस्लामाबाद में रहे, आप फैसल मस्जिद की बात भी की, तो आपने थोड़ा तनकीद का निशाना मीडिया को बनाया कि मीडिया दिखाता है पॉवर्टी, और मीडिया वो बात करता है कि पॉवर्टी बिकती है। ऐसा तो नहीं है। आप कोई चैनल उठा लें, हम खूबसूरती भी दिखाते हैं, हम अच्छी साइड भी दिखाते हैं, हम वो दिखाते हैं जो एक्चुअली हो रहा है, तो तनकीद क्यों? बिल्कुल। मैं बेसिकली ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ मेन मीडिया करता है, मैं कहता हूँ ऑल मीडिया, क्योंकि हुआ ये था मेरे साथ कि जब मैं लॉस एंजलिस अभी रिसेंटली जनवरी में गया था, वहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स थे, हालांकि वो नॉर्मल मीडिया तो देखते ही नहीं है ना, वो बेसिकली यूट्यूब और इसी तरह पे हैं। वो मुझे कह रहे थे, जब उनको मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो वो कहते पाकिस्तान हो, बस मजाक करना शुरू हो गए कि बस खुदा हाफिज़, टेक केयर, नॉट गोना सी यू अगेन। सो ऑब्वियसली मैंने बड़ा ऑफेंसिव उस वक्त लिया कि मैंने कहा ये कैसा सोच रहे हैं। बस सही है, सारे के सारे सवालों के आहिस्ता आहिस्ता जवाब मिलते जा रहे हैं। आप दोनों को शादी मुबारक, टाइम निकालिए, कराची आइए, बेहद शुक्रिया आपने नया दिन को वक्त दिया। बड़ी तेजी से गुजर गया। हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे, दीगर मौजूआत भी आपके सामने रखेंगे। जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। मामला हो फैशन का, स्टाइल का, फिटनेस का, सबको इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि खुद अच्छा महसूस करेंगे तभी तो दिन भर काम भी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखते हैं कि शुएब फिटनेस और फैशन के लिए आज हमें क्या बता रहे हैं। ईस्ट या फिर वेस्ट, Whatever you'll wear, you'll look best. सिर्फ चूज वाइजली, क्योंकि जो कलर पहनना है आपको वो डिसाइड करना है आपने। क्या लगता है आप पर अच्छा, इसका फैसला भी करना है आपको खुद। लेकिन लगता ये है कि एक साइंस है, तो भैया अगर ये साइंस है, साइंसदान तो होगा जो कि आपको सिखाएगा, हमें भी बताएगा कि क्या पहनना है, कब पहनना है और किस फंक्शन में कौन सा रंग पहनना है। इस साइंस को समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिलावर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ये साइंस समझाएं भाई। इस साइंस को समझने के लिए एक्चुअली बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने निकाला है। वर्क विद 3 C's, 3 C's के साथ काम करें। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कलर स्कीम एंड एट द सेम टाइम आपका कंफर्ट फैक्टर। जब आप कोई भी कपड़ा पहने, चाहे वो ईस्टर्न में हो चाहे वेस्टर्न में। यूजुअली आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में खेलते हैं, या फिर जिन लोगों से वो ज़्यादा मुतमईन और देखते हैं उनको टीवी सीरीज़ में, वही चीज़ पहनना उनके लिए ज़्यादा मुतमईन होता है। बट मैं समझता हूँ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करेंगे, उससे ही आपको पता लगेगा कि व्हाट वर्क्स बेस्ट, मतलब आपके लिए क्या सबसे बेहतर हो सकता है। तो जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स, अगर आप किसी
ऑरेंज जो बहुत ही ब्राइट टाइप का कलर है उसके साथ जा रहे हैं, यू कैन गो विद सम एज एन आर्मी ग्रीन। कभी भी दो ब्राइट कलर्स को एक साथ मैच करने की कोशिश ना करें। मुझे लगता है कि आप एक बहुत अनकंफर्टेबल फैक्टर या फिर एक स्पॉट में आ सकते हैं जहाँ पे आप अपने आप को समझें कि आपका आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह बढ़ेगा, वो शायद थोड़ा कम हो जाए। इसी तरह अगर आप कोई आर्मी ग्रीन कलर जो काफ़ी मशहूर कलर है, हर जगह मिल सकता है, मेहंदी का कलर भी कहा जाता है, उसको आप किसी डार्क कलर के साथ पहने बजाय कि आप किसी और लाइटर कलर के साथ जा सकें। ये एक मेरे तरह का फॉर्मूला है कि ये चीज़ें ट्राई करके ही आप कॉन्फिडेंस लेवल को अपने आराम से बढ़ा सकते हैं, जो मैं अपने फैशन कंसल्टेंट अपने क्लाइंट्स और सारे लोगों को जिनको मैं सिखाता हूँ सबसे मेजर फैक्टर है। जो ट्रेंड में चल रहा है उसकी नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है, उससे आपका एक कॉन्सेप्ट और आइडिया बढ़ता है। बट जो आपके लिए, जो हमारा दूसरा सी पे हम आते हैं, कंफर्टेबल फैक्टर, कि एट द एंड जब आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आप क्या चीज़ सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी चीज़ पहने आप कंफर्टेबल हों। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपको बहुत ही टेंस सी फीलिंग होगी, चाहे आप कोई इवेंट पे जा रहे हो, चाहे आप एक डिनर पे जा रहे हो, चाहे आप किसी बाहर से मिलने जा रहे हो। तो कॉन्फिडेंस, कंफर्टेबल, ये सारी चीज़ें लिंक क्यों करती हैं? क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे एट द एंड ऑफ द डे यू नॉट गोना लुक कॉन्फिडेंट, बिकॉज आप बहुत हेजिटेंट होंगे। और राइट, और दिलावर मुझे ये बताएं, जिस तरह पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम एक फैशन कंसल्टेंट के पास जाए, हम तो कहते हैं पप्पू ने जो कह दिया ना वो पहन लो, मामू ने कहा था ये कलर अच्छा है, या अम्मी ने कहा था तो बस यही पहनना है, या बेगम ने कहा था तो वो कलर पहन लेना है। लेकिन ऐसा ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह आप कंसल्टेंसी देते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे बाकायदा एक बंदा आपके पास आता है और आप उसे लेकर जाते हैं मॉल में और आप उसे सजेस्ट करते हैं बेसिकली कि भाई यही पहनना है, यही अच्छा लगेगा। तो वो फिर वेडिंग्स से मुताल्लिक होता है, वो प्रोफेशनल लाइफ से मुताल्लिक होता है, या वो डे टू डे वेयर होता है, डेली वेयर? किसी तरफ भी जा सकता है, रियली डिपेंड आपका फोकस क्या है। बिकॉज मैंने काफ़ी बचपन से कपड़ों के साथ टाइम ज़्यादा गुजारा है क्योंकि वो मेरा शौक था, तो इस वजह से मैं हर तरह के एक वार्डरोब सेटअप में हेल्प कर सकता हूँ। बट मेजॉरिटी जो मेरा ब्लॉगिंग स्टाइल है वो है स्ट्रीट वेयर, कैजुअल वेयर। बट लाइक आई सेड, अगर मैं आपसे आके कभी बात करता हूँ इस बारे में तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आपको क्या पसंद है। फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं मुझे ऐसे लग रहा है। जरूर। तो ये फिटनेस कितना अहम फैक्टर होता है कि आप ये नहीं है कि आप कुछ भी पहनेंगे। हम ये देखते हैं कि एक मॉडल ने वो पहना हुआ था, यार ही वाज लुकिंग हैंडसम, हम जब वो पहनते हैं यार तो नहीं, ये कुछ मजा नहीं आया। तो ये फिटनेस लेवल लगता है मैच करना पड़ेगा। जरूर, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक एग्जांपल रूल है कि अगर एक बाइक का आगे वाला टायर ठीक नहीं होगा, पीछे वाला होगा, तो किस तरह चलेगी। तो अगर आप फिटनेस को अपनी बहुत ही इक्वल लेवल पे डे टू डे बेसिस पे नहीं लेके चलेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप ना कपड़ों में फिट आएंगे ना मेंटली फिट होंगे। और अच्छा भी लगना है, बल्कि बहुत अच्छा लगना है, इसके लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। और फिटनेस के लिए दिलावर के पास क्या टेक्निक्स है, क्या कोई साइंस है, उसके लिए चलते हैं जरा बाहर। माहौल बदला, थोड़ा सा हुलिया भी बदला, आ गए हैं पार्क। दिलावर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम किसी जिम जाएंगे या किसी बूट कैंप में जाएंगे, फिटनेस की बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ले आए यहाँ पर इस पार्क में। बिल्कुल नहीं, तो जिम अगर आपको जिम का शौक नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं। एक्चुअली पार्क में जाके भी जिम किया जा सकता है, हमारे पॉकेट जिम के साथ। What exactly is that? So this is called a resistance band. इसे कहते हैं resistance band। रीजन क्यों? बिकॉज ये आपको स्ट्रेच करने से एक तरह से रेजिस्टेंस यूज करनी पड़ती है, थोड़ी जान लगानी पड़ती है। इससे आप अपनी बॉडी के काफी सारे जो पुर्जे हैं, मसल ग्रुप, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए। ओके, मतलब जान लगानी पड़ रही है? हाँ जरूर। और ये मेरा ख्याल है इजीली अवेलेबल है शॉप्स पे? जी, आप लोकल शॉप पे जाके रेंजिंग फ्रॉम 500 से लेके 1000 तक के अंदर आपको ये बैंड मिलता है। ये अलग अलग तरह की रेंजेस में आते हैं, आप जाके चेक करिए। इस चीज़ को आप 10 से 20 दफ़ा रिपीट करें और इसके 3 सेट करें। आपको अंदर से अगर फील हो कि आपने जिम बेसिकली कर ली है, आपने एक्सरसाइज कर ली है। बिल्कुल। ओके, तो एक होगी और एक्सरसाइज पे। और अगर जैसे आपको शोल्डर का करना हो अपनी एक्सरसाइज, नॉर्मली आप जिम में जाते हैं तो आप शोल्डर को उठाने के लिए पुर्जे को आगे लेकर आते हैं, आप इसको पैर के अंदर दबाएं, इसी चीज़ को वापस रोल करें और उठा के अपने सर के लेवल तक लेकर आएं। यही चीज़ आप साइड में भी कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल इसी तरह आप हर पुर्जे को बेसिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप कभी पुशअप्स करते हो और आपको फील होता हो, कभी करते हैं, हाँ पुशअप्स अगर आप पुशअप्स करते हैं और आपको फील होता हो कि आपकी पुशअप्स की स्ट्रेंथ इतनी हो चुकी है कि आप 30, 40, 50 एक साथ आराम से कर सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जिम के अंदर अपने ऊपर वजन रखते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे पकड़ें, जिस तरह बताया, पीछे अपने रखें, आराम से जाके उस रेस्टिंग पोजीशन में आए। ये आपकी पुशअप पोजीशन हो गई एंड इसके बाद आप अपना आराम से। तो क्या इससे आपको फील हो रहा है कि आप वजन है? ऑफ कोर्स, वाओ, ऑफ कोर्स। और इस तरह आप 10 करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने 30 करी है। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। और इससे मेरा ख्याल है बहुत सी एक्सरसाइज हो सकती हैं। तो ये है वो पॉकेट जिम जिसका दिलावर जिक्र करे, तो आप इसे
जेब में रखें और चलो भाई लिख लो इससे हम आराम से जिम कर सकते हैं। अच्छा दिलावर, जिम करने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कितना कुछ खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। कैलोरी काउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझाना, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द फिटनेस ट्रेनर्स का सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है, बिकॉज कोई भी चीज़ आप उठा के खा लें उसमें मसला नहीं। फॉर लेकिन एग्जांपल दिलावर, मैंने पिज्ज़ा का एक स्लाइस खा लिया है, अब मुझे कैसे मालूम होगा कि उसमें कितनी कैलोरीज थी? ये तो एक साइंस है कि नाश्ते में कहते हैं जी आपने इतनी कैलोरीज लेनी है, और भैया वो कैलोरीज लेनी कैसे आपने, क्योंकि हमें नॉर्मली नहीं पता किसमें कितनी कैलोरी है। ऑफ कोर्स 10 साल पहले पूछा होता शायद मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन अब फिटनेस पैल एक ऐप है और ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप गूगल के थ्रू भी मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच दिलावर, बहुत कुछ आपसे सीखा और बहुत कुछ आपने भी सीखा होगा दिलावर से। तो आपने ये जरूर समझना है कब क्या खाना है और कितना खाना है, थोड़ा सा कैलकुलेट करते जाएंगे तो जिंदगी बड़ी रिदम में चली जाएगी। तो अगर आप रहना चाहते हैं फिट, लगना चाहते हैं फिट, और जो सूट पहन रहे हैं वो आप पे लगे बहुत अच्छा, तो उसके लिए आपको एक डाइट फॉलो करनी होगी। वो डाइट क्या है? आपके लिए कस्टमाइज डाइट है, तो आप फॉलो कीजिए उस एप्लीकेशन को, जो भी एप्लीकेशन आपको सूटेबल लगती है। साथ साथ दैट्स योर पॉकेट जिम, घर में बैठी खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो ऑफिस जाते हैं और उनके पास टाइम नहीं है जिम जाने का, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस वर्क्स मार्वेलस। तो आपने सिर्फ थोड़ा सा फॉलो करना है, उसके बाद लाइफ हो जाएगी बड़ी बेहतरीन। तो थैंक यू वंस अगेन दिलावर, इट वाज नाइस मीटिंग यू। 52, 53, 54, 55, बहुत 55 के आ जाइए, बैठ जाइए। वहाँ भी करके आए थे इतनी सारी एक्सरसाइज, यहाँ भी आकर के आपने कर ली, और मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि असल में क्या किया था। जो दिखता है वो बिकता है। भाई मैं आपको अब जो है ना, ये तो हमने सब आपको दिखा दिया, अब ज़रा हम आपको ये भी बताते हैं कि हो क्या रहा है। दोस्ती की बात अपनी जगह, रिश्तों की बात अपनी जगह, लेकिन एक मसला जो इसी सारी ख़बरों में सामने आया, इंकशाफ था, भयानक इंकशाफ था। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं। चीनी बाशिंदे पाकिस्तानी ख़वातीन से शादी करते हैं, ये ख़बरें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद उनके आज़ा निकाल कर बेच दिए गए? ऐसी बात भी हुई, ऐसा इंकशाफ भी हुआ। चीनियों की जानिब से पाकिस्तानी लड़कियों को यरगमाल बनाया गया। चीनी शहरी लड़कियों के वालिदैन को पैसे देकर ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं। ये इंकशाफात पहले आपके सामने रखते हैं, फिर इसी पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तियां, सरहद पार आकर शादी, फिर रुखसती के बाद अपने मुल्क ले जाकर मकरू धंधा। चीनी शहरियों की जानिब से पाकिस्तानी खवातीन से शादी के बाद उनके आज़ा निकालने की खबर ने दिल दहला दिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के रुकन शनीला रुत ने इंकशाफ किया कि पंजाब में खवातीन चीनी शहरियों से शादियां कर रही हैं। चीनी शहरी गरीब बच्चियों को पैसे देकर शादियां करते और फिर उनके जिस्म के आज़ा निकाल लेते हैं। मेंबर कमेटी लाल चंद ने बताया कि चीनी शहरी जाली तौर पर मुसलमान बनकर बच्चियों से शादी कर रहे हैं, जबकि हिंदू बच्चियों के मुसलमान हो जाने के जाली सर्टिफिकेट भी बनाए जाते हैं। यही नहीं, रुकन कमेटी शनीला रुत ने चीनियों की जानिब से पाकिस्तानी लड़कियों को यरगमाल बनाने का इंकशाफ भी किया और कहा कि वालिदैन को पैसे देते हैं और लड़कियों से जबरदस्ती शादी करते हैं। इसके खिलाफ भी कानून साजी होनी चाहिए। चीनियों की जानिब से पाकिस्तानी लड़कियों के आज़ा निकाल कर बेचने का ये इंकशाफ जो है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ की रुकन है शनीला रुत साहिबा, बहुत शुक्रिया। जानना चाह रहे हैं इंकशाफात से मुतालिक, क्योंकि बहुत सनसनी खेज़ हैं, सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत बात हो रही है। क्या कुछ मज़ीद अब शेयर कर पाएंगी इससे मुतालिक? देखिए, मैं समझती हूँ ये एक सोशल इशू है और इसमें सिर्फ हमारे चीनी भाई ही कसूरवार नहीं है, इसमें हमारे बहुत से पाकिस्तानी बाशिंदे हैं जो इसको फैसिलिटेटर्स बने हुए हैं और जो इसको इस सारे मसले से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक सोशल इशू है और इस इशू को एड्रेस करना जो है वो ज़रूरी है। जो मेरे पास इतलात हैं वो यही हैं कि बच्चियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे पैसे लेकर उनके साथ इस तरीके से, और वो हमारे अपने ही पाकिस्तानी लोग हैं जो करते हैं। सो आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट चाइनीज़ जिनको हम बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं। चाइना हमारा दोस्त है, दोस्त मुल्क है और हमारे बहुत ही दरीना ताल्लुकात हैं चाइना के साथ और इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो ये हमेशा कायम और दायम रहेंगे। मैं इस पे मज़ीद इसलिए बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि इसका नोटिस ऑलरेडी हुकूमती अदारों ने भी लिया है और
हमारी चाइनीज़ के जो अदारे हैं, जो मुतल्लिका लोग हैं, उन्होंने भी इस पे बात की है। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा काम था वो हमने कर दिया था। हमने इसको अवेयरनेस देनी थी। हम चाहते थे कि इस इशू को हैंडल किया जाए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फोरम्स पे। तो फिगर्स आपने शेयर कर लिए और आपको लगता है कि अब सही खुतूत पर काम हो रहा है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप हमसे शेयर कर सकें, सो आई थिंक दैट इज इसमें जो पॉजिटिव, इसकी जो पॉजिटिव बात ये है कि हमारे जो हुकूमती इदारे हैं उन्होंने भी इस पे नोटिस लिया है। हमारी एम्बेसियों ने भी इसके ऊपर बातचीत की है। पॉजिटिव है और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपका, समा टीवी का और बाकी चैनल्स का, जिन्होंने इस इशू को अवेयरनेस देने के लिए एक अवेयरनेस ये बता दीजिए। अवेयरनेस हो गई, सारी बातें हो गई, अब जरा कुछ हमें इस सिलसिले में बता दें, ये वो लोग कौन है जो इस दोस्ती को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तानी हो के, पाकिस्तानी बच्चियों के साथ ऐसा करें, उनके बारे में बता दीजिए। देखें, बात यह है कि ये तो एक हमारा माशरा ऐसा है कि हम गरीब लोग हैं। हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो गरीब हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो खुदा न खास्ता चाइना को बदनाम करना चाहते हैं या पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। वो गुर्बत, असल मसला जो है वो गुर्बत है। जी। और गुर्बत जो है वो इंसान से सब कुछ करवा लेती है। यहाँ पे बहन भाई आपस में माँ बाप बच्चों को बेच देते हैं, अपने भाई बेटियों को, बहनों को बेच देते हैं, बाप बेटियों को बेच देते हैं। तो गुर्बत असल मसला जो है वो गुर्बत है। कोई इलाके का बड़ा नहीं होता जो इस सिलसिले में थोड़ी सी आंखें खोल के रख ले। बस ये तो आपको पता है हमारा माशरा ही इस किस्म का है और बड़ों ने ही इस बात को उठाया है। मेरे पास तकरीबन मेरे पास 6 महीने से ये कहानियां जो थी वो आ रही थी और मैं ज़रा इस पे खामोश थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि बाकी तो आप अभी भी हैं। ठोस सबूत आए तो फिर हम इस पे बात करें। तभी आपने मैं समझती हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ हाउ अलार्मिंग इज दैट शनीला, हाउ अलार्मिंग इज दैट, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि आपने वहां शेयर कर लिया ना, कितनी लड़कियां को स्टैट्स तो शेयर कीजिए। तकरीबन मैं कहते हैं जो मेरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 700 लड़कियां ऐसी हैं जिन जो इसमें इन्वॉल्व हुई और उनमें जो बाहर गई उनमें से कुछ 10 लड़कियां वापस आई। और मैं चाहूँगी कि जो अदारे हैं वो इस पर इन्वेस्टिगेट करें, हुकूमत के अदारे भी इन्वेस्टिगेट करें। और तो आपकी सिफारिश इन्वेस्टिगेशन के लिए है, यानी वो बच्चियां वापस आए, वो बच्चियां वापस आए, इस पर क्या हो रहा है और खुदा इस पे बेहतर करेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। शनीला साहिबा बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थी और आप कह रहे हैं कि इस पर मजीद नहीं की जा सकती क्योंकि अभी ये टेकअप कर लिया गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से। लेकिन बहरहाल 700 की फिगर आपने शेयर किया है कि 700 बच्चियां ऐसे जो शादियों के वहाँ पर गए हैं किरण, और 10 सिर्फ 10 लड़कियां उसमें से वापस आई हैं। और शनीला हमें ये भी बता रही थी, नई बात आप करना चाह रही हैं हमसे बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में, लेकिन ये देखिए ये सवाल, जी फरमाइए, आप कुछ कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इसके लिए शुक्रगुजारी की बात ये है कि दिस इशू हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ बाय द अथॉरिटीज़, बाय द एम्बेसी कंसर्न्ड, और मैं समझती हूँ कि इसमें जो भी होगा वो बेहतर होगा, खुदा बेहतर करेगा। और एक लास्ट कमेंट क्योंकि आप साथ ही मौजूद हैं, बस ये बता दीजिएगा जो मुतासरा खवातीन के पेरेंट्स हैं उन्होंने भी राब्ता किया है अथॉरिटी से, उससे मुतालिक कुछ शेयर कर पाएँ? नहीं, पेरेंट्स नहीं, लड़कियाँ खुद कर रही हैं। लड़कियां खुद पेरेंट्स ने तो पैसे लिए हुए हैं, पेरेंट्स ने तो पैसे लिए हैं। मेरे साथ तो राब्ता डायरेक्ट किसी का नहीं हुआ, लेकिन हमारे एक रिपोर्टर हैं सलीम इकबाल लाहौर में, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है और उनके पास सारी वीडियोस और उनके पास उनके पैगामात और ये सब जो है उनके पास मौजूद हैं। सो आई थिंक दिस इशू को अब ज़्यादा मेरा ख्याल है एक बात का जवाब दे दीजिए, एक बात का जवाब दे दीजिए, चूंकि आपने ये आदाद शुमार भी शेयर किए हैं, 700 लड़कियां, ये बड़ा फिगर है, ये फरमाइएगा नहीं आपकी फाइंडिंग क्या है इस सिलसिले में? ये तकरीबन मैंने सुना, मेरी देखिए रिपोर्ट एक जो सोशल मीडिया पर होती है, फिर उनको वहां से मैसेजेस जाना और इस तरह से रिलेशनशिप बन जाना, दोस्ती हो जाना, ये भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें। ये भी एक नहीं, ये मेरा ख्याल इस केस में ये इशू नहीं है। फेसबुक में के साथ इतना नहीं है, ये ज़्यादा गरीब लड़के, उन्होंने इश्तिहार बाकायदा लगाए हुए थे
कि ऐसी लड़कियां, गरीब लड़कियां, अच्छे घरानों की लड़कियों से शादियों के लिए का इश्तिहार भी एक सामने आया है। सही। और उसमें ये मेरा ख्याल है ये तो जो फेसबुक से लड़कियां करती हैं वो तो पढ़ी लिखी लड़कियां करती हैं और उनका तो कामयाब भी होती हैं शादियां। देखिए शादी करना तो कोई इश्यू नहीं है, ये शादी करना तो अच्छी बात है और शादी इसलिए की जाती है, औरतें इसलिए शादी करती हैं ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, उनको एक एनवायरनमेंट ऐसी मिले जहाँ पे वो अपने आप को महफूज समझें, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी होती रहें और वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। शादी खुशी का नाम है, शादी खुशी का नाम है, हर लड़की ये ख्वाब देखती है। सो इट इज नॉट एन इशू, शादी का कोई इशू नहीं है। द इशू इसके उसको उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो। वो हमारे अपने मुल्क में भी ऐसा होता है और हमें एज सोशल वर्कर्स और एज सोसाइटी हमें इसके ऊपर लड़कियों के साथ ऐसा नजर हो रखनी गया। चाहिए, हमें नजर चाहिए, चाइना की बात नहीं, दीगर कंट्रीज में भी अगर लड़कियां शादी होकर चली गई और उनके साथ धोखा हो गया है, उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है, हाँ, ये हमारे इस्लामाबाद में ही है। और उन लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं से लड़कियों को हेल्प तो चाहिए होगी। बिल्कुल, बहुत सी बच्चियां ऐसी भी हैं जिनको यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बना के ले जाया जाता है, शादी करके ले जाते हैं, वहाँ जाके उनके साथ जुल्म करते हैं। बहुत से ममालिक में ऐसा भी होता है और मैं समझती हूँ कि हमें जो सोशल वर्कर्स हैं हमें इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, मीडिया को इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये हमारे बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं और हम कभी भी मेरी अगर बेटी हो और उसके साथ उन लड़कियों को कि जो किसी न किसी परेशानी में है, ये बताइए कि वो आपसे कैसे राबिता करें, वो अथॉरिटीज से कैसे राबिता करें कि हाँ, मैं अभी आपको हाल ही में बताती हूँ कि अभी एक लड़की थी इस्लामाबाद की, साइमा इकबाल, जिसका केस हुआ और उसने मुझसे रब्ता किया और अब तो लोग बड़े होशियार हो गए हैं। उसके ख़ानदान ने मेरे से रब्ता किया, हमने उसकी बात सुनी, हमने उसके ऊपर, हुकूमत ने उसके ऊपर कदम उठाया, हमारे वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया उस चीज़ का, हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने उसके ऊपर अदारों को कहा कि इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए। एक JIT बनी DC और AC पर मुश्तमिल, उसने बड़ा अच्छा 35 सफ़ों का एक जो है वो दिया, क्या नाम है, फैसला दिया और उसको इंसाफ मिला। मैं समझती हूँ कि हम अपना जहाँ जहाँ हमें जब लोग पहुँचते हैं हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह से एक बच्ची थी जो फैसलाबाद में थी, जिसके साथ जुल्म हो रहा था, ज़्यादती हो रही थी और जब हमने उसको नोटिस में लेकर आए तो उसी वक्त उस थाने को भी मुअत्तल कर दिया गया, उस बच्ची को भी वहाँ से सेफ गार्ड किया गया। एक फिर चोलिस्तान में एक बच्ची थी जिसका नाम सदफ़ है, सदफ़ खान है, जिसको ज़बरदस्ती अगवा किया गया, फिर उसका शादी की गई, उस पर मज़हब भी चेंज उसका किया गया। तो ये हम तो इस इश्यूज़ पे ये सोशल इश्यूज़ हैं, ये हमारे कंसर्न्स हैं और मैं समझती हूँ एज एक औरत होने के नाते से, इसलिए नहीं कि मैं कायमा कमेटी की मेंबर हूँ, मैं तो इसलिए मेरा ये पैशन है और मैं समझती हूँ एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारे अपनी बच्चियों के लिए हमें आवाज़ उठाते रहना चाहिए और ऐसे वाक़यात जो हमारे मुल्क में या कहीं भी होते हैं उनका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये माशरा उसी वक्त अच्छा और मुस्बत होगा जब हम जैसे लोग जो हैं उनके ऊपर मुस्बत बात भी करेंगे और उन ऐसे मसलों पर नोटिस भी लेंगे, बात भी करेंगे, एक्शन भी होगा और टाइमली होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है और टाइमली होगा। सदफ का मैं आपको बताऊं, ये बच्ची साइमा जो है, इसका एक्शन बहुत टाइमली हुआ और इसमें हुकूमत को मैं सलाम पेश करती हूँ, इमरान खान को, जिन्होंने इस पर नोटिस लिया और फौरी तौर पर इसका मसला हल किया। बेशक वो शख्स, मैंने सुना है अभी कि वो उसको अभी भी धमकियाँ और तंग कर रहा है, लेकिन खुदा खैर करेगा और हुकूमत उसको जो है मुनासिब सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड करे और अल्लाह करे कि ऐसा माहौल बन जाए कि ये जरा बात पे यूं भी बंद हो जाए और फिर अगर एक लड़की की जान छूट गई है तो वो छूट जाए, फिर उसको थ्रेट्स के साए में जिंदा ना रहना पड़े। और हमें अपनी बच्चियों का फिक्र करना चाहिए। मैं बताऊं, बहुत दफा हम कह देते हैं कि ये तो उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वो चली गई, कोई बात, उसने अपनी उसका फेल है, लेकिन एज पेरेंट्स, एज इस माशरे के जिम्मेदार लोग, अगर कहीं से चीख पुकार नज़र आती है, सुनाई देती है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पता करें। अगर मेरी बेटी होगी तो मैं जानना चाहूँगी कि मेरी बेटी खुश रह रही है, उसके कोई मसाइल तो नहीं है,
माँ बाप छोड़ नहीं देते अपनी बच्चियों को इस तरह से। अगर आप अपनी मर्जी से भी शादी कर लेती हैं तो मैं समझती हूँ माँ बाप के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। बेटी के मामले में, बच्चे के मामले में अना नहीं होनी चाहिए, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना चाहिए, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आई एग्री विद यू। बच्चे, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। देखिए, बच्चियाँ हों चाहे बच्चे हों, बेटे भी हों, माँ बाप के लिए तो बराबर की इनकी जिम्मेदारी होती है, और माँ बाप के लिए ख़ास तौर पर बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। और मैं तो समझती हूँ कि अगर हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में जो है ये एक औरत की इज्जत और अपनी बच्चियों की, और अगर किसी ने अपनी मर्जी कर ली है तो उसको इस तरह से रगेदा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। शनीला रोड, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। और कुछ मामलात पे आपने बिल्कुल तफसीली बात नहीं की, मैंने और शुएब ने बड़ी कोशिश की लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी रहे, कुछ जुमले आपके ऐसे भी रहे कि जो ढारस बनकर लगे हैं। और ये अच्छी बात उन्होंने ज़रूर शेयर की किरण, कि वो इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप की बात है, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ रिपोर्ट होती है तो उससे दो नेशन के रिलेशनशिप मुतासर हो सकते हैं। जिस तरह आपने सवाल भी किया था कि ऐसे कौन से फैसिलिटेटर्स हैं जो कि कोशिश करते हैं कि हमारे रिलेशन मुतासर हो जाए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अथॉरिटीज़ ने इस इशू को टेकअप किया है, वो चाहे एम्बेसी लेवल पर हो, वो चाहे हमारे इदारों से मुताल्लिक हो, बहरहाल इस इशू को देखा जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसे मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी शुएब कि ये सिर्फ चाइना नहीं, ये तो दीगर कंट्रीज में भी हो रहा है। वो कौन लोग हैं, उनका सामने आना जरूरी है, फिर हमारी जान छूटेगी। एग्जैक्टली, सोशल इशू है और ये बड़ा एक वसी इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए। बहुत से इश्यूज बहुत ही वसी होते हैं, जिस तरह ये इशू था, इससे पहले हमने मनशियात की बात भी की थी, और एक मामला और भी है, यानी फ़ज़ाई आलूदगी का मामला, जिससे बहुत से खित्ते मुतासर होते हैं। पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो हमारी जो फ़ज़ा है वो आलूदा है। इसमें फैसलाबाद वैसे सर फहरिस्त है, लेकिन लाहौर, कराची और ऐसे दीगर शहर जहाँ की फ़ज़ा आलूदा है। तो अमरीकी इदारे की एक तहकीकाती रिपोर्ट ने कुछ इंकशाफ किए हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन 5 सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस ज़्यादा अमवात होती हैं। माहिर माहौलियात इस सिलसिले में क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं आबिद उमर साहब से, बहुत शुक्रिया। आपसे जानना ही चाह रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो ये रिपोर्ट सामने आई है कि हम दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चाइना और इंडिया है, ये बड़ा अलार्मिंग है। और उसमें पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ हैं, उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे, बट हाउ अलार्मिंग इज दिस? पाकिस्तान में जो 10% डेथ्स होती हैं वो डायरेक्टली ये हवाई आलूदगी की वजह से होती हैं। इसमें सांस की डिजीज़, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ, कैंसर, बहुत से इश्यूज़ होते हैं एयर पोल्यूशन की वजूहात से। आप देखिएगा जब भी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है, ख़ास तौर से पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा ही ये मसला है। हॉस्पिटलाइजेशंस इंक्रीज़ कर जाती हैं, एडमिशन रेट्स इंक्रीज़ करते हैं। पाकिस्तान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 साल 8 माह कम होती है हवाई आलूदगी की वजह से। पंजाब में तकरीबन 5 साल कम होती है हवाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑलराइट, और कौन से अवामिल हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आलूदगी से मुताल्लिक? यानी एक तो हम लोग खुद ऐसे काम कर रहे हैं, यानी वो चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हों, वो चाहे धुआं हो, वो दीगर मामलात हों, लेकिन एक मामला खित्ते का भी है। जब हमारे 2 पड़ोसी मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी होगी तो उसका इम्पैक्ट बहरहाल पाकिस्तान पर भी आएगा। ऐसा ये दोनों फैक्टर्स हैं? ये भी फैक्टर हैं, लेकिन जो ज़्यादा पोल्यूशन है वो हमारी लोकल पोल्यूशन है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से। पाकिस्तान के अपने नेशनल एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें जो आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसको मॉनिटर करें और उन स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करें। वो अपना काम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए फिर अब हो क्या सकता है, क्योंकि हम तो आपसे ये सवाल करना चाह रहे थे कि भाई अब इस सिलसिले में अगर लोकली ही ये सब कुछ इतना ज़्यादा बिगड़ रहा है तो फिर करें क्या, फिर किया क्या जाए अगर वही अपना काम ना करें तो? देखें, इसमें या तो मास्क पहन के बैठ सकते हैं या कुछ प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो इसमें दूसरे ममालिकों ने बहुत रास्ते हमें दिखाए हुए हैं। पिछले चंद सालों में चीन ने अपनी हवाई आलूदगी के मसला खासा हल करना शुरू कर दिया और बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान भी कर सकता है। सबसे पहले तो हमारी जो फ्यूल क्वालिटी है वो दुनिया में सबसे ख़राब फ्यूल क्वालिटी में शामिल होती है। तो अगर फ्यूल क्वालिटी इम्प्रूव कर लें तो कह लें एक तरह से ओवरनाइट आपकी एयर पोल्यूशन इम्प्रूव कर जाएगी। ये तो करना आसान भी है, ये तो इतना मुश्किल नहीं है अपनी फ्यूल क्वालिटी को बेहतर करना।
जी, और इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई ₹1.5 कॉस्ट इंक्रीज करेगी पर लीटर ऑफ डीजल फ्यूल अगर उसे डीसल्फराइज किया जाए। और ये 12 कीमती जान बच जाएगी इससे, सिर्फ ₹1.5 बढ़ानी है और इससे आप कह रहे हैं ओवरनाइट इसका रिजल्ट आएगा। महज ये जरूरी है पिछले दिनों जैसे ₹6 बढ़ाई है। जी जी, इसके अलावा तो एक्चुअली एयर पोल्यूशन फिक्स करने के लिए बहुत से स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन है, फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करें, उन्हें अपग्रेड करें, मॉडर्नाइज करें, इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। उसी तरह से जो एनर्जी मिक्स है पाकिस्तान का, उसको इम्प्रूव करें। आजकल तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो गई है, उसकी तरफ शिफ्ट करना शुरू करें। पर्सनल स्टेप्स भी ले सकते हैं कि गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये एक बहुत अहम बात लेकिन वो कहाँ है ये भी बहुत अहम सवाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। यस, मैस ट्रांजिट मंसूबे बन तो रहे हैं, BRT और ये मेट्रो लाइंस बन रही हैं, लेकिन ये बहुत कम है। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पूरे मुल्क में ज़रूरत है। ट्रेन ट्रैवल की ज़रूरत है। सारा आधे से ज़्यादा जो तेल है वो कराची के पोर्ट से ट्रकों में जा रहा होता है, कार्गो ट्रक्स में जा रहा होता है। तो इनके ऑल्टरनेट जो एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ जाना और ज़रूरी है। आम आदमी की आदत ये कि वो पार्किंग प्लाजा से अपने दफ्तर तक नहीं जाता पैदल, उसको नहीं जाना होता, वहाँ तक भी जाने को गाड़ी चाहिए। अगर इस तरह की भी छोटी छोटी बातों को जहन में रखा जाए, इसके ऊपर काम किया जाए, तो भी फ़र्क तो पड़ सकता है। फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे। अगर मैं ख़ुद लाहौर में होता हूँ तो मैं एक फ़ेस मास्क पहन के फिर रहा होता हूँ, इसलिए वहाँ पे लोगों को अभी आइडिया नहीं है कि ये कितनी ख़तरनाक हवाई आलूदगी है, ख़ास तौर से बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे होते हैं, जो बाहर खेल रहे होते हैं, वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे होते हैं अपने फेफड़ों में, उनकी डेवलपमेंट कम होती है। सिर्फ जिस्म की नहीं, दिमागी भी डेवलपमेंट में असर पड़ता है। ये एक वाकई बहुत बड़ी इमरजेंसी है और हमारी जो हुकूमत है वो अभी जागी नहीं है इस बात के बारे में। और अगर हमने ये ना किया, जिस तरह आपने जो सिफारिशात शेयर की हमसे कि फ्यूल क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, मैस ट्रांजिट सिस्टम होने चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के, अगर ये सब कुछ नहीं करती हुकूमत, ये सब कुछ नहीं करती आम आवाम, जो कि छोटी छोटी सी काविशें हैं, तो अगले 5 साल बाद पोल्यूशन इंडेक्स क्या कहेगा हमारे शहरों का, बिलखुसूस लाहौर, कराची, फैसलाबाद का? इस वक्त जैसे लाहौर में हैजर्डस एयर क्वालिटी है, मतलब नॉट फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, लाहौर की आज की सूरत हाल है। 5 साल बाद ये पूरे मुल्क में ऐसे ही फैल जाएगा। हमारे पास ये कोल पावर प्लांट्स और ऐड होते जाएंगे अगले सालों में, लेकिन इसके हल की तरफ अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। अगर नहीं करेंगे तो जैसे 5 साल अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है, उसकी बाद इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। अबाउट तकरीबन अब 6% GDP की कॉस्ट आती है ये एयर पोल्यूशन की वजह से। अगर वही ठीक कर लें तो जो हमारी बाकी सारी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़ हैं, उनका भी हल इसके ज़रिए निकल सकता है। आपने मौजूदा हुकूमत को मशवरा दे दिया, आलूदगी कम करें, सस्ती चीज़ें मिलेंगी, सीधी सी बात है, GDP ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, साथ मौजूद थे। सिलसिले में जो बात आपने की उसमें सबसे अहम बात ये थी कि अगर फ्यूल क्वालिटी बेहतर कर ली जाएगी तो ओवरनाइट इसका रिजल्ट आएगा। तो ये करना हुकूमत के लिए निस्बतन आसान है। जब ₹6 बढ़ा सकते हैं भैया, ₹1.5 और बढ़ा दो, लेकिन हमारी फ़ज़ाई आलूदगी तो कम हो जाएगी कम अज़ कम, क्योंकि ये वाकई इमरजेंसी है। और कोई इमरजेंसी नहीं है, एक इमरजेंसी है, उन्होंने कह दिया है कि ब्रेक ले लो, ब्रेक इमरजेंसी। इतना बड़ा पैगाम देता है एक नन्हा सा फूल। इतना बड़ा नहीं, इससे बड़ा। क्योंकि पेशावर के कम उम्र तरीन आरजे है मोहम्मद हसनैन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबका पसंदीदा है, सबका फेवरेट है, सबका दुलारा है, माँ की आंख का तारा है। क्योंकि खुद तो एक कूल जाते हैं, लेकिन सबको रेडियो के बजरिया रेडियो तालीम का पैगाम देते हैं। हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो क्या पैगाम देते हैं उन्हीं से बात करेंगे। हसनैन, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे हैं आप, बहुत अच्छा काम करें। इतनी सी उम्र में यार आप आरजे बन गए भाई, क्यों? किसने आपको कहा कि नन्ही मुन्नी उम्र में शुरू हो जाओ भाई, आरजे बन जाओ?
यार इतना खामोश रहोगे तो मैं अगला सवाल कर दूंगा कि भाई नाश्ता नहीं दिया मामा ने आज? नहीं, नाश्ता तो दिया है, पर ये टीवी स्टॉप किस्म का हो गया है, तो मुझे जो है लग रहा है कि बस टीवी खुद स्टॉप है, मैं तो हिल रहा हूँ पर टीवी स्टॉप है बस। ऑलराइट, ये देखिए, अब आप आवाज से जादू जगाते हैं ना, आवाज ताकत है आपकी। छोड़े वीडियो आ रही है आपके पास से नहीं आ रही, लेट योर वॉइस बी दैट स्ट्रांग। तो मुझे बताएं, आज आप ओपनिंग करते अगर शो की तो कैसी करते? जरा आज हसनैन से हम सुनते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नया दिन है। यस यस, सो से इट समथिंग। यस हसनैन, मैं चाह रहा हूं कि आज समझिए आप कि आप आरजे हैं और आप इस वक्त लोगों से बात कर रहे हैं, आप उन्हें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, तो हम सुनना चाहेंगे कि हसनैन कैसे गुड मॉर्निंग करता है। ओके सर, तो वो मैं आपको बताता चलूं। मेरा स्टार्ट होता है, मेरा वेलकम जब मैं शो का स्टार्ट लेता हूँ तो वो कुछ इस तरह होता है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव पुख्तूनख्वा रेडियो FM 92.2 पेशावर। वाओ। और हमेशा की तरह आप सब लोग जानते हैं हमारे शो का नाम है द सुपर किड मोहम्मद हसनैन शो, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त, आपकी दिल की धड़कन और आपकी आंखों का छोटा सा तारा मोहम्मद हसनैन। छोटा नहीं, बहुत बड़ा तारा हमारा प्यारा तारा। बातें कर रहे होते हैं खाली, या फिर ये जो सुपर किड है ये अपनी सुपर स्क्रिप्ट भी खुद बनाता है? सोचते हैं, खुद लिखते हैं, खुद तय करते हैं आज मैं ये बातें करूंगा। यस। किसी की हेल्प नहीं लेते? हसनैन को सही से आवाज भी नहीं आ रही, कुछ मसला है, उसे आवाज ठीक से जा नहीं रही। हसनैन, अगर सुन पा रहे हैं, जिस तरह किरण भी पूछ रही थी आपसे, किसी की हेल्प भी लेते हैं या खुद लिखते हैं? और साथ साथ जब आप स्कूल जाते हैं तो दोस्त ही पूछते होंगे आज का प्रोग्राम किस टॉपिक पर होगा हसनैन का, ऐसा भी होता है? यस, होता है कि आज से कभी कभी याद कर लेता हूँ और कभी कभी कोशिश करता हूँ कि बस आखिरी दिन पे ही सारा कुछ याद हो जाता है, और कभी कभी इस तरह ही होता है कि बस जाते वक्त याद कर लेता हूँ सारा। वाओ। और हसनैन, तारीफ होती है, कोई कहता है वाह क्या बात है ना, कितना अच्छा शो किया, तो फिर आप कहते हैं जबरदस्त। मैं तो हूँ ऐसा, होता ही रहता है। नहीं, ये तो होता यस, क्योंकि मैं ये बात है क्योंकि मुझे रीडिंग आती नहीं, मैं जुबानी याद करता हूँ, तो ये एक अच्छी बात है मेरे लिए कि मुझे सब कुछ जुबानी याद हो जाता है, फिर मुझसे ये कभी भूलता नहीं। वाओ। और हसनैन अभी किस क्लास में है? वो जो हसनैन जो है 2 क्लास में पढ़ता है, 2 क्लास में प्रमोट हो गया, और कल मेरा पहला दिन था अपने 2 क्लास में। और कैसा गुजरा पहला दिन, नया दिन? यस, वो तो बड़ा अच्छा गुजरा। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुझे टोटल 5 लैंग्वेजेस तो आती हैं। वाओ, कौन सी? एक है पुश्तो, एक है उर्दू, एक है इंग्लिश, एक है अमेरिकन एक्सेंट और एक चाइनीज। पर चाइनीज बड़ी फनी है। तो चाइनीज में कुछ कहो यार, ये तो बड़ी फनी है। फनी कैसे है? अगर आपको सुनना है तो मैं आपको सुना भी सकता हूँ चाइनीज की कोई वर्ड्स। प्लीज। ओके, तो रेडियो जॉकी को बोलते हैं कांग पू ची शो, मतलब रेडियो जॉकी। और साथ में जिस तरह उर्दू में बोलते हैं कैसे हो, ठीक हो, ये वो, तो हेलो को चाइनीज में बोलते हैं नी हाओ। और किरण को छेड़ना हो तो क्या बोलते हैं? के जवाब में भी हम नी हाओ बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो सलाम के जवाब में भी नी हाओ बोलेंगे। और नी हाओ तो किरण ने भी सीखा और था। उसके साथ जो है यस, मतलब कि नी हाओ कैसे हो, और फिर आपने भी नी हाओ नहीं, नी हाओ हेलो को बोलते हैं। यस। और जब आप जवाब में भी नी हाओ बोलोगे, और कैसे हो को बोलते हैं नी हाओ माँ, और इसका जवाब होगा वो ये हिन हाओ शेशे। लो भाई, यहाँ तो क्लास शुरू हो गई, चाइनीज क्लास शुरू हो गई है। मैं ठीक हूँ, वाह, आप कैसे हो? जबरदस्त। तो इस तरह, और आप इसके जवाब में बोलोगे वो ये हिन हाओ शेशे।
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। वो द मिंग्जा हसनैन, वो द निशा अपने प्रोग्राम में सब कुछ सिखा देते हैं आप, सारी लैंग्वेजेस, जितनी लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस में आप बात कर लेते हैं। जो है सीख रहा हूँ, मैं कोरियन भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में मैं अरबी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे ये बताएं, ये इतना जो आपने बताया 5 लैंग्वेजेस और एक्सेंट का जिक्र किया, अमेरिकन एक्सेंट, तो जरा मुझे 2 जुमले बोले, यानी एक जुमला दोनों एक्सेंट में बोलें। एक जो आप नॉर्मल बोलेंगे, यानी वैसे तो पाकिस्तानी और अमेरिकन एक्सेंट मोर और लेस मिलता जुलता है, ब्रिटिश एक्सेंट इज डिफिकल्ट, बट चलें एक जुमला और 2 एक्सेंट। एक जुमला अमेरिकन एक्सेंट का? जी जी। हम जो है नॉर्मल इंग्लिश हम कैसे बोलते हैं, हाउ आर यू ना, अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं कि हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो ये इस तरह बोलते हैं। तो ये जो किस्म वो थोड़ा सा इस तरह होता है, वो अजीब किस्म की अमेरिकन एक्सेंट होती है। ये तो बताओ भाई, ये तो वो कुछ अमेरिकन एक्सेंट पीपल्स जब उर्दू बोलते हैं तो वो थोड़ा इस तरह बोलते हैं, कैसे हो। हाय क्या बात है। किस्म की वो उनकी उर्दू इस किस्म की होती है, तो इसीलिए क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट की इंग्लिश भी थोड़ी चेंज होती है, तो अमेरिकन ब्रिटिश भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ब्रिटिश सीखो भाई, ब्रिटिश ज्यादा टफ है। इसे सिखा कौन रहा है? उस्ताद कौन है इस छोटे से उस्ताद का? जी मुझे सिखाते तो मेरे टीचर्स हैं, क्योंकि मैं अल्लाह का भी लाख लाख शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी सोच दी, और टीचर्स ने मुझे एक अच्छे टीचर्स मिले, और साथ में मुझे जो है अपने लिए अच्छे पेरेंट्स मिले माशाल्लाह। और जो कि मुझे इनकरेज नहीं करते, वो मुझे करेज करते हैं, वो जो है मेरे अंदर हौसला रखते हैं, वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। वाओ, नहीं बड़ी बात, इनकरेज नहीं करेज। जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि जो आपके जैसे मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना, कार्टून्स देखते हैं, कार्टून्स बनाते हैं, ड्राइंग बनाने का शौक होता है, आपको ड्राइंग बनाने का शौक है या अलग अलग दुनिया के मकामात देखने का, दूसरी जगहों पे सैर करने के लिए जाने का? मेरे दोनों किस्म का है, क्योंकि हूँ तो मैं ही बच्चा, क्योंकि मैं तो एक बच्चा हूँ। मेरा शौक भी तो ड्राइंग है, मैं गेम्स भी खेलता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, पर अपनी पढ़ाई को भी वक्त देता हूँ और अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करता हूँ। बाहर मुल्क को जाने और इन टूर्स का भी मेरा ख्वाब होता है, तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाब है कि मैं 27 मुल्कों में जाऊँगा, तो ये मेरा एक ख्वाब है। 27, ये वाई 27 प्लानिंग आजकल चल रही है, प्लानिंग भी शुरू हो गई है। वाह भाई वाह, हो रही है। तो ये 27 मुल्क क्यों, पूरा ग्लोब क्यों नहीं? 27 मुल्क क्योंकि मुझे पता चल जाए ना, क्योंकि एक टीचर्स के साथ आप बैठते हो तो फिर आप बाकी सारे टीचर्स के सामने नहीं बोल सकते। अगर मैं सब पाकिस्तान में स्पीच डिलीवर करूं और पेशावर में डिलीवर करूं, इस्लामाबाद में, इन 2 जगहों में मैंने की है। मैं कराची या इस जगहों में ना करूं ना, तो फिर मुझे कराची बाकी सारे मुल्कों से डर लगेगा जाने, तो इसलिए मुझे पसंद है कि मैं टूर करूं, कि मुझे पता चले थोड़ा इस बाकी सारे मुल्कों के बारे में। मुझे तो लग रहा है टेक्नोलॉजी में कितना इजाफा है। सही, मुझे तो लग रहा है कि जब आप बड़े होंगे ना, तो आप टूरिस्ट बन चुके होंगे। और ये सारी बातें भी हैं, मैं ये सारा भी करता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अमेरिकन की मूवी बहुत से लोगों ने देखी है, वो बड़ी किस्म की हाई टेक्नोलॉजी वाली मूवी होती है। वो लोग क्या बोलते हैं, ये हमें 50,000 साल पहले की टेक्नोलॉजी है। तो ये देखिए ये कितनी पुरानी है, पर देखिए उसमें इतने इफेक्ट्स है जो हमारी मूवीज में भी नहीं हो। लेकिन हसनैन वो तो फिक्शन है। आजकल के वक्त में उनकी कितनी टेक्नोलॉजी होगी। सही, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी आपको शौक है सीखने का, समझने का, जाके उन्हें देखने का, तो बड़े के बनना क्या? जिस तरह किरण तो आपको कह चुके टूरिस्ट बनेंगे, आप उन्हें लग रहा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है एक साइंसदान बनेगा। तो बनना क्या है हसनैन ने बड़े होके? जी मेरे शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के बारे में मैं आप सबको बता दूं
बताता चलूं कि मेरा सबसे शॉर्ट टर्म जो है, मेरा एक लॉन्ग टर्म है कि मैं सबसे पहले एक अच्छा जर्नलिस्ट बनूं। उससे लॉन्ग टर्म मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। उससे लॉन्ग टर्म है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। माशाल्लाह। तो ये 3 मेरे हैं, और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँ, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर मुल्क उसे दुनिया में बनाऊँ। अच्छा। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म्स है, और जर्नलिस्ट बनने के कुछ शॉर्ट टर्म्स मैंने उसे शॉर्ट टर्म्स में डिवाइड किया है कि मैं रेडियो, फिर मैं टीवी पे जाऊँगा, तो इस तरह मैंने शॉर्ट टर्म्स बड़े बनाए हैं। तो इस तरह मेरे कुछ चल रहा है। ये शॉर्ट टर्म प्लान ये मेरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। इतनी सारी प्लानिंग्स है ना, लेकिन आप सबसे पहले एक छोटा सा काम कीजिएगा हसनैन मेरे लिए। आज आप मम्मा पापा के पास जाइएगा और उनसे कहिएगा कि वो आपके लिए ट्रिप प्लान करें और आप यहाँ मेरे पास कराची आइएगा। मैं आपको साहिल पर भी लेके जाऊंगी, हम मूवी भी देखेंगे, हम बातें भी करेंगे और हम बहुत कुछ खाए पिएंगे भी। मैं नहीं हूँ इस प्लान में शामिल। अब मैं और हसनैन मिल गए हैं, आपको बुला लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप मुझे भी आप लोगों ने अपने साथ रखा, वरना मैं बड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहा था। प्लीज प्लीज हसनैन। एक बात है। क्या? मैं जो है ट्रेन या इस तरह किसी भी ट्रेन में इतना टाइम लगता है तो गाड़ी में कितना टाइम लगता होता है, पर मैं तो 1 मिनट का इंतजार भी इतना नहीं कर सकता। इस्लामाबाद के टूर में पापा को तंग इतना करता हूँ, बोलता हूँ कब जाएंगे। वो ले जाएंगे बेटा, ले जाएंगे। हम सिफारिश करते हैं, प्लीज हसनैन को लेकर जाएं फौरन जहाँ वो जाना चाह रहे हैं। इतनी तो पापा को हमेशा से मैं तंग करता। नहीं हो सकता पापा कह रहे होंगे हसनैन, हो सकता है पापा तो ये कह रहे होंगे कोई गाना सुनाओगे तो फिर लेकर जाऊंगा। मुझे तो गाने आते नहीं है, गाना तो मैं ज्यादातर शुक्र है किसी पर तो तुमने कहा कि ये नहीं आता मुझे, वरना सब कुछ तो आता है। तो इसीलिए मुझे कराची और इस तरह, तो इसीलिए मैं कराची अभी तक जो है ट्रेन में या कभी नहीं गया। कोई बात नहीं, अब आ जाओगे गाड़ी के अंदर। अब जल्दी से प्लान बन जाएगा, अब जल्दी से प्लान बन जाएगा और आप कराची आ जाओगे। किरण ने बहुत कम इनवाइट करते, किरण ने इनवाइट कर लिया, अब आना पड़ेगा और आपकी तवस्सुत से ये मुझे भी घुमाने फिराने लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, तब मौजूद थे। विद बेस्ट। और आपके पेरेंट्स को सैल्यूट है, कितना प्यारा बच्चा, कितनी अच्छी ट्रेनिंग उसकी। पूछने लगा था मैं इनसे गैजेट्स कितना इस्तेमाल करता है, लेकिन मुझे लग रहा है वो इस्तेमाल नहीं करता या बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल करता होगा। वो सब कुछ छोड़ दे, हैप्पी बर्थडे कहने का वक्त आ गया है। फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, पहचान बनाई, हमारे दिलों में घर कर लिया। सबा कमर की आज बर्थडे है, तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे सबा कमर। जरा देखते हैं कि सबा कमर अब तक क्या क्या काम कर चुकी हैं। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। लेकिन अब वक्त का इख्तिताम हो चुका है, यानी अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। लेकिन उससे पहले किरण क्या बताएंगे आप? मैं ये बताना चाह रही थी कि गुलाम फरीद साबरी को भी आज लोग याद कर रहे हैं, तो हम उनकी याद के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।